हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का निचोड़। अब देखो, इस वीडियो के फायदे आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हो, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। बस सिंपल दो बातें आपको बताऊंगा कि आपके जो टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो है वो आपकी आ चुकी है इस सब्जेक्ट के लिए, और आपको बताया कि ये दो वीडियो आपको आराम से पास कराती है, टॉप भी कराती है। तो इसका सॉल्यूशन है वो आपके केवल फार्मा ऐप के अंदर अपलोड हो चुका है, जैसे आपको यहां दिख रहा होगा। तो आप इसको जाके जो है चेकआउट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और दूसरी बात यह कि ये देखो, आपका जो सिलेबस है यूनिट 1 से लेके 5 तक का वो ऑलरेडी यहाँ पे कवर है। अब जो आपके यूनिट नंबर 4th एंड 5th है ये आपको जो है यूट्यूब पर नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि ये वीडियो प्लस और यहाँ पे पीडीएफ दोनों के दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो ये वाली वीडियो रहेगी 2 मार्क्स वाली, इसकी पीडीएफ भी जो आपको यहीं इसके नीचे जो है देखने को मिल जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, केवल फार्मा ऐप में जाना है, इनरोल करना है। अगर इनरोल हो तो आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री ओपन करोगे, वहां पे सारा कुछ जो आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें अपनी इस वीडियो के बारे में, तो देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज मिल जाते हैं। यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपके लॉन्ग वाला सारा पार्ट कवर है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। देन ये सारे क्वेश्चनों का क्या होता है कि देखो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके ऑलमोस्ट जो है सेम मिल ही जाते हैं। जैसे आपको बायो फार्म में तो 10 के 10 क्वेश्चन मिले। इसी बात पर बताओ कि आपके बायो फार्म का एग्जाम कैसा हुआ था और केवल फार्मा ने उसमें आपकी कितनी हेल्प की, वही कमेंट करके आपको बताना है। देन यहाँ पे ये मानो कि 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरे सब्जेक्ट का आपको क्विक रिवीजन या ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखो, आपको बताया कि ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों के लिए रखता हूं, बस बेसिक समझा देता हूं कि जैसे नॉर्मल क्या होता है कि केमिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे हम ना केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ जो हमारे केमिकल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और मेडिसिनल क्या होती है, तो यहाँ पे हमारे ना ड्रग्स होते हैं, और ऐसे ड्रग होते हैं जो मेडिसिनल पर्पज में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि हमें बीमारी वगैरह में ठीक करने के लिए। तो इस पूरे यानी कि ये पूरे सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि ऐसे ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, मतलब ऐसे ड्रग जो हमारे मेडिसिनल पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है उनकी केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, जैसे हमारा इंट्रो हो गया, बेसिक इंट्रो हो गया, देन उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, देन उनकी सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं कि उनको बनाएंगे कैसे, और देन सबसे इंपोर्टेंट हम उसके सार के बारे में बात करते हैं। अब सार की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको अभी जो है कमेंट करके बताना है। देखो थोड़ा पॉज कर लिया करो और कमेंट में जो जो मैं आपसे पूछूं वो आप बताते रहा करो, ठीक है। तो सार की फुल फॉर्म आपको बतानी है। देन इसके अलावा यहाँ पे एक बेसिक बताया, तो जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड का। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे मान लो COOH ऐड है या यहाँ पे OH ऐड है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रिप्लेस कर देता हूँ, मान लो मैंने इसको हटा के कुछ और जोड़ दिया, तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है इस ड्रग का, इसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्टिविटी यानी कि जो इसका एक्शन है जो हमारी बॉडी में जाके काम करेगा वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। यही पूरा फंडा हमारा जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि सार कहलाता है, और इसकी फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट करके लिखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब आपको क्या करना है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन एग्जैक्टली जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो आपको कमेंट करके लिखनी है, और मैंने आपको समझा दिया कि भाई मेडिकेम आपका क्या होता है। तो चलिए अब अपने जो है क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन एंटीबायोटिक्स विद क्लासिफिकेशन। तो एंटीबायोटिक हमारे क्या होते हैं। अब देखो एंटीबायोटिक की खासियत यहाँ पे क्या निकल के आ रही थी, जैसे बहुत टाइम पहले जब मतलब वर्ल्ड वार वगैरह चल रहे थे ना, तो लोग ना बीमार होना शुरू हो गए, और लोग जो बीमार हो रहे थे वो ठीक नहीं हो रहे थे, मरने लग गए थे बहुत ज्यादा, मतलब मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जैसे मान लो कहीं पे चोट वगैरह लगती है, घाव वगैरह लगता है, तो आस पड़ोस एनवायरमेंट ना कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिक प्रेजेंट होते हैं, और मोस्टली हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ये क्या जाता है ना, ये एंट्री कर जाता है हमारी बॉडी में, और यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और भाई इतना इन्फेक्शन होता है कि उसकी कोई दवाई तो थी नहीं, तो आदमी मरने लगते हैं। तब जाके क्या हुआ कि 1928 में हमारी एक्सीडेंटली जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उनसे खोज होती है पेनिसिलिन की, और वो बनती है हमारी पहली एंटीबायोटिक। और वो क्या करती है कि वो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ती है। कैसे लड़ती है, उस बैक्टीरिया को मार के हम लोग की हिफाजत यानी कि हमको बचाती है। तो वहीं से हमारा जो है एंटीबायोटिक का पूरा कंसेप्ट आ गया, यानी कि एंटीबायोटिक बोल सकते हैं कि ये हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे किसी भी जो इन्फेक्टेड डिसीज है उससे हमको बचाते हैं, और वो इन्फेक्ट डिसीज हमें किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो ये क्या करते हैं कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देंगे जड़ से, या उसको रोक देते हैं, यानी कि वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस बीमारी से हमको ट्रीट करती है। अब इनकी खासियत क्या होती है, यानी कि क्या स्पेशलिटी है, तो ये जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं ना, ये मारते तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे ये हमारा है, लेकिन ये बनते भी हमारे किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही है। जैसे मान लो ये हमारे अगर बैक्टीरिया को मार रहे हैं, तो ये हमारे किसी फंगाई या किसी से बने होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन हमारी एक फंगाई है, पेनिसिलियन नोटाटम, उससे बनी होती है, और उसके बाद वो इस तरह का ड्रग हम बनाते हैं, और ये ड्रग आगे जाके हमारे बैक्टीरिया को मार रहा है। यानी कि ये मानो कि उसी की फैमिली वाले से, मतलब उसी की फैमिली मेंबर से एक तरह से बन के, और उन्हीं वालों को जो है मारने का काम करती है हमारी एंटीबायोटिक।
अब ये जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं ना, ये काम कैसे करते हैं? तो मेनली वैसे 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये हमारे जो बैक्टीरिया है ना, इसकी सेल वॉल है, यानी कि जो ऊपर की पूरी लेयर है, इसको यहाँ पे तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे तो बैक्टीरिया हमारा खत्म हो जाएगा। या देखो, बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लोग को प्रोटीन चाहिए, उसी प्रोटीन की वजह से हमारे मसल्स बन रही है, बॉडी बन रही है, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल हार्मोन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा है, यानी कि सारा कुछ हमारा जो प्रोटीन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ बैक्टीरिया को भी जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम यहाँ पे ये ड्रग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक, इन प्रोटीन को नहीं बनने देते। तो या तो इनकी सेल वॉल को तोड़ देंगे तो बैक्टीरिया खत्म हो गया, या प्रोटीन को नहीं बनने देते तो ये बैक्टीरिया हमारा क्या है, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और इसी बात पे आता है कि एंटीबायोटिक हमारा दो तरीके से काम करता है। एक हमारा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक हमारा होता है बैक्टीरिसाइडल। अब आपको जो है कमेंट करके दोनों का डिफरेंस बताने के, भाई बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। अब मैं थोड़ी देर बाद, यानी कि आगे क्वेश्चन में इसका आंसर बता दूंगा, पर अभी आपको जो है कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में। तो ये सिंपल हमारा 4 से 5 टाइप का हो सकता है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब देखो, ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे ना हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इनको क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे इसमें पहला आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब इसमें क्या होता है कि हमारे इस तरह की ना बीटा लैक्टम की रिंग प्रेजेंट होती है, और ये रिंग प्रेजेंट होती है ना, यही स्पेसिफिक होती है हमारी किसके लिए, हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए ये हमारे बीटा लैक्टम रिंग यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहलाते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल हमारा आता है पेनिसिलिन, और इसके बाद हमारा आता है सेफेलोस्पोरिन, ये हमारे इसके एग्जांपल हो गए। देन हमारा आता है अमीनोग्लाइकोसाइड। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वगैरह के द्वारा पूरा बना होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड होता है। यानी कि यहाँ पे एक तो हमारा अमीनो, जैसे मान लो ये हमारी शुगर है, जो हमारी पेंटो शुगर होती है, उसी के साथ हमारा अमीनो ग्रुप जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अमीनोग्लाइकोसाइड बन जाता है। तो ये हमारे ना प्रोटीन को रोकेगा। तो ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करता है। लेकिन हाँ, कुछ हमारे ऐसे ड्रग होते हैं जो प्रोटीन को इस तरह रोकेंगे, यानी कि प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी मतलब बैक्टीरिया की बॉडी को जाके बना रहा है। तो अगर देखो प्रोटीन बनने से रोक रहे हैं तो बात अलग है कि भाई हमारे ये बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ हमारी नहीं होगी। लेकिन अगर क्या करते हैं कि गलत प्रोटीन बना देते ना, तो भाई बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। तो इसीलिए जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स है वो हमारे बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। फिर हमारे आते हैं टेट्रासाइक्लिन। तो ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, जो बहुत तरह के हमारे बैक्टीरिया के ऊपर काम करेंगे, और ये भी हमारे क्या करते हैं, प्रोटीन को रोकने का काम करेंगे। लेकिन ये हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, यानी कि ये सिर्फ ग्रोथ को रोकेंगे, मारेंगे नहीं। इसके बाद चौथा हमारा आता है मैक्रोलेट। तो ये भी हमारे क्या करते हैं, ग्रोथ को रोकेंगे, एक तरह से क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे 50S राइबोसोम पे जाके प्रोटीन को बनने को। इसमें हमारा एग्जांपल आता है एरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जांपल, तो बीटा लैक्टम का पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड का स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन का डॉक्सीसाइक्लिन, और मैक्रोलाइट्स का हमारा एरिथ्रोमाइसिन हो गया। एग्जांपल ओवरऑल अगर देखा जाए एंटीबायोटिक का क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन बोल दो या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन बोल दो। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब देखो, बीटा लैक्टम की खातिर मैंने बता दी कि इसमें ना हमारी इस तरह की बीटा लैक्टम की रिंग प्रेजेंट होती है, और ये करते क्या है, हमारे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये पूरी सेल वॉल है, इसको बनने से रोक देते हैं। तो ये भी हमारी इसकी क्लासिफिकेशन आई हुई है। वैसे और कैसे करते हैं मैं आगे आपको बता दूंगा। मेन ये हमारे 3 से 4 टाइप के हो सकते हैं। इसमें पहला हमारा आता है पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन नहीं, हमारे ना ग्रुप होता है, यानी कि पेनिसिलिन के भी बहुत सारे टाइप आ गए हैं, यानी कि एक हमारा नेचुरल होता है, फिर सिंथेटिक होता है, पेनिसिलिन बी है, 5 है, ये सब भी हमारे आ चुके हैं। तो पेनिसिलिन भी हमारे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है, और ये सब देखो जितने भी हमारे बीटा लैक्टम के हैं ना, ये मोस्टली यानी कि बीटा लैक्टम के ये वाले हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरियासाइडल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मार ही देते हैं। तो ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा एमोक्सिलिन हो गया, जो आजकल यूज होता है, तो ये हमारा पेनिसिलिन वाली ही मतलब ब्रांच से आया हुआ है। देन हमारा सेफेलोस्पोरिन हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, ये भी इसी के मतलब एक तरह से बीटा लैक्टम के अंदर आता है, लेकिन ये ज्यादा रेजिस्टेंस होता है हमारा बीटा लैक्टम से, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसका एग्जाम्पल हमारा सेफिलैक्सिन हो गया। फिर हमारे मोनोवैक्टम आते हैं, ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काफी अच्छा काम करते हैं। इसमें हमारा H2NS आ गया। फिर हमारा कार्बीपिन्स आते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल एमियोपेन हो गया। तो ओवरऑल हमारे बीटा लैक्टम के क्या एग्जांपल हो गए, हमारा पेनिसिलिन हो गया और एमोक्सिलिन हो गया। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये हमारा काम कैसे करता है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये हमारा मान लो बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। तो जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, वो स्पेशली डिजाइन होती है। कैसे होती है, तो यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे, ये मान लो कि हमारी चैन होती है, जैसे यहाँ पे नेम और नेग, ये आपको चैन दिख रही होगी ना, इस तरह की ये चैन होती है पूरी हमारी बैक्टीरिया के ऊपर। अब ये ना आपस में ऐसे कनेक्ट होती है, और ये आपस में कनेक्ट होती है हमारी किससे, अमीनो एसिड की एक तरह से चैन से, यानी कि यहाँ अमीनो एसिड के यहाँ लगे होते हैं 4-5, और फिर ये भी हमारे क्या होता है, अमीनो एसिड से यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ग्लाइसिन ग्लाइसिन हो गया। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा कि देखो प्रोटीन यहाँ भी, यानी कि बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल बनी ना, उसको बनाने में हमारा प्रोटीन मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम प्रोटीन को कभी रोक भी देते हैं ना, तो भी हमारा क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोक देता है। तो यहाँ पे कनेक्टेड बन जाता है, मैंने आपको समझा दिया। तो मेन यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो अब जो हमारे ये होते हैं बीटा लैक्टम के होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस वाले ब्रांच की, यानी कि देखो इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, और जब इसको यहाँ पे तोड़ेंगे तो इसके यानी कि ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए हमारा एंजाइम लगता है ट्रांसपेप्टाइडेज, और इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन।
तो बीटा लैक्टम वाले हमारे क्या करते हैं कि वो इसी यानी कि ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को जाकर रोक देंगे, तो ये बनना बंद हो जाएगा। और जब ये नहीं बनेगा तो देखो ये हमारे सब बिखर जाएंगे, और जब ये बिखर जाएंगे तो ये सेल वॉल हमारी इस तरह देखो पूरा ऐसे बिखर जाती है, और जब बिखर जाएगी तो सेल के अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो सेल हमारा क्या होगा, मर जाएगा बैक्टीरिया वाला। तो इस तरह हमारे बीटा लैक्टम वाले अपना काम करते हैं। अब ना बीटा लैक्टम की रिंग आपको ये दिख रही होगी, तो इसमें देखो यहाँ से ये जुड़ा होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें ना ये एक पोजीशन होती है, ये थोड़ी सी कमजोर होती है। तो यहाँ पे ना जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, इनके पास एक एंजाइम होता है लैक्टमेज एंजाइम। अब लैक्टमेज क्यों है, तो अगर बीटा लैक्टम बोल रहे हैं तो यहाँ पे बीटा लैक्टमेज यानी कि एक तरह से क्या है कि जब बीटा लैक्टम के जो भी हमारे रिंग होते हैं ना, इसको यहाँ से तोड़ देगा। तो बीटा लैक्टमेज जो हमारा बैक्टीरिया का होता है, तो जैसे मान लो पेनिसिलिन काम करने गया, तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि अपने लिए यहाँ पे एक एंजाइम बना दिया लैक्टमेज। वो क्या करेगा, वो यहाँ से इस रिंग को तोड़ देगा, और अगर रिंग टूट गई तो पेनिसिलिन जो है अपना काम यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो ये दिक्कत है हमारी पेनिसिलिन के साथ में, इसीलिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेफेलोस्पोरिन। और ये क्या करता है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस होता है हमारा बीटा लैक्टमेज एंजाइम के लिए, यानी कि जब ये हमारा बैक्टीरिया के पास आएगा तो बैक्टीरिया हमारे इस रिंग को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेफेलोस्पोरिन ज्यादा इसके लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि वो इससे टूटेगा नहीं। और इस तरह हमारा सेफेलोस्पोरिन ज्यादा एक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू पेनिसिलिन, यानी कि ऐसे ये पूरा काम करेगा। तो ये पूरा फंडा हमारा बैक्टीरिया का होता है। अब यहाँ पे आगे अगर बात करें तो वही था कि ये हमारे सेल वॉल को तोड़ मतलब कमजोर कर देगा, इससे हमारी सेल वॉल यहाँ पे टूट जाएगी और बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। क्या होते हैं, तो यही मैंने आपको बताया, जैसे बीटा लैक्टमेज क्या होते हैं, वो एंजाइम होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है इस एंजाइम को, और वो हमारी बीटा लैक्टम की रिंग को तोड़ रहा है। तो भाई अगर ये ऐसा करेगा तो भाई दिक्कत है, क्योंकि हम पेनिसिलिन से ये देंगे तो भाई काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो इनको मार दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसका भी इलाज ढूंढा, और इसके लिए हमने बनाया बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। अब ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली, यानी कि इनका मेन काम ये नहीं है कि ये बैक्टीरिया को जाके रोकेंगे, इनका केवल एक काम है कि ये बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे और बैक्टीरिया के उस एंजाइम पे जाके काम करेंगे जो हमारे इस पूरे पेनिसिलिन वगैरह को तोड़ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि अगर हमें ड्रग का इलाज करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हमने पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन दे दिया, और साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दे देंगे। अब ये क्या करेगा, तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एंजाइम को जाके रोकेगा, जिससे बैक्टीरिया अपना काम ना कर पाए, और जो हमारे यहाँ पे पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन है ना, वो क्या करेंगे, वो हमारे इसको यानी कि ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को रोकेंगे और इसको तोड़ेंगे, और ऐसे जो हमारा बैक्टीरिया मल्टीपल रूप से पूरा का पूरा मर जाता है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा हीरो में कि कोई मारने आता है, आपने एक हाथ से उसके हाथ पकड़ लिए, हाथ पैर बांध दिए, तो ये मान लो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ने क्या किया, जो बैक्टीरिया के एंजाइम यानी कि उसके हाथ पैरों को बांध दिया, और तब ये जो हमारे पेनिसिलिन जैसे पेनिसिलिन है, इन्होंने इसके साथ दुष्कर्म करके इस पूरे को मार दिया। तो इसके एग्जांपल हमारे हो गए क्लेविनिक एसिड हो गया, या हमारा सेलबैक्टम हो गया। तो यहाँ क्लेविनिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग ये देख सकते हो, ये भी थोड़ा हमारा उसी के जैसा होता है जैसा हमारा पेनिसिलिन होता है, और इनको खासकर जैसे मान लो ये है तो इसको एमोक्सिलिन के साथ मिला के दे देंगे। और अब तो ये हो रहा है कि भाई पूरा कॉम्बिनेशन ही ड्रग का ऐसा बनाया जाता है कि उसमें आपकी एमोक्सिलिन होगी और साथ में आपका क्लेविनिक एसिड भी प्रेजेंट होगा। तो ये पूरा हो गया आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे राइट नोमेनक्लेचर एंड केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। अब देखो पेनिसिलिन में ना एक बीटा लैक्टम की रिंग होती है जो हमारी थायाजोलिडिन रिंग के साथ में फ्यूज होती है, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो ये हमारी क्या है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। एक आध बार ये आ जाता है तो भाई मैंने बना रखे है कि आप सबको जो है देख सको। तो ये पेनिसिलिन का हो गया, तो ये हमारी बीटा लैक्टम की रिंग हो गई, और ये वाली जो है ना ये हमारी थायाजोलिडिन की रिंग हो जाती है, यानी कि देखो थाया है और यहाँ पे जोलिडिन, तो ये पूरी रिंग होगी, और इन दोनों को मिला के हमारा जो है पेनिसिलिन बनता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा कि जो हमारा बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, देखो यही बार बार आ रहा है कि ये इसको डिग्रेड कर सकता है, या ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं हमारे एसिडिक मीडियम में, और इस वजह से जो है इनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चली जाती है। तो नाम हमारा जो है इनके बेस पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे डिग्रेडेशन वाला पार्ट क्या है कि एक तो इनको ये एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, दूसरा अगर ये एसिडिक एनवायरमेंट में दिए जाते हैं तब इनकी हाइड्रोलाइज हो जाती है। तो इसीलिए इसको ओरल रूट से अगर आप लोगे तो मे भी ये अपना इतना अच्छा काम नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा पेनिसिलिन जी हो गया, पेनिसिलिन हमारे बी हो गए। देन हमारे यहाँ आता है कई बार सार ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो सार हमारा क्या होता है, तो सार के लिए भाई सिंपल है कि आपको एक जनरल पूरा स्ट्रक्चर बना के आना पड़ेगा, और इसमें मेन तो देखो यही रिंग है, यानी कि अगर आप इतनी रिंग देखोगे तो ये रिंग आपको लगभग जो है हर तरफ सेम मिलेगी बीटा लैक्टम के अंदर में। तो ये रिंग बना के आओगे और बस इसी के अंदर आप डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करते रहोगे कि यहाँ पे ये जोड़ दिया, वहां पे जोड़ दिया, तो आपका ये बन गया, वो बन गया। तो वही सारी बातें यहाँ करते रहोगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या है, इंटैक्ट बीटा लैक्टम की रिंग प्रेजेंट होती है, जो ये प्रेजेंट है, और यही हमारी सबसे मेन होती है एक्टिविटी करने के लिए। क्योंकि ये मानो कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है, जैसे इस तरह मान सकते हैं कि मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है और ये हमारे क्या है ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है, तो हमारे बीटा लैक्टम की रिंग मान लो कि इस तरह जाके इसमें फिट बैठ जाती है पूरा, और इससे क्या होगा कि अब ये अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी कि इस चीज को यहाँ पे बना नहीं पाएगी, और जब बना नहीं पाएगी तो ये पूरा टूट जाता है। तो इसीलिए जो ये मेन स्ट्रक्चर है हमारा बीटा लैक्टम की रिंग है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। अब इसमें अगर कोई साइड चेन हम मतलब ऐड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे स्पेक्ट्रम को, स्टेबिलिटी को और रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो जो हमारे बीटा लैक्टम एंजाइम है वो इस जगह जाके अटैक कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी आर को लंबा बना देते हैं ना,
यानी कि लंबी तो इस तरह हो जाता है, और जब इस तरह हो जाएगा तो जो एंजाइम है वो हमारा यहाँ पे मतलब बाइंड नहीं कर पाएगा इसके साथ इजीली, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बल्कि ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे जो है बल्कि ग्रुप हमारा जो है रेजिस्टेंस को ज्यादा बढ़ा देता है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन इन साइड चेन इंप्रूव एसिड स्टेबिलिटी एंड ओरल एक्टिविटी, ये हमारी एसिड और ओरल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब एग्जांपल इसके जैसे हमारा एमोक्सिलिन हो गया या हमारा एम्पिसिलिन हो गया, और ये दोनों ये साइफल ये आपका सेफेलोस्पोरिन का मतलब पूरा स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका पेनिसिलिन का हो गया। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन अमीनोग्लाइकोसाइड्स विद एग्जांपल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो ये भी हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, हमारे एंटीबायोटिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, बस इनमें मेन खासियत क्या है कि इनमें अमीनो शुगर प्रेजेंट होती है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा तो इधर आपकी अमीनो शुगर लगी होती है, और बीच में आपकी क्या है, अमीनो शुगर है, और बीच में देखो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये करता क्या, देखो स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। अब ये करता क्या, तो ये है ना हमारे राइबोसोम, जैसे पूरा राइबोसोम दिख रहा होगा तो ये 50th राइबोसोम है, ये 30th राइबोसोम है, और ये 3 साइड होती है आपकी, ए साइड, बी साइड और ये ई साइड होती है, जहां से आपका प्रोटीन बन के जो है बाहर निकलता है। ये पूरा फंडा चलता है। तो ये क्या करता है, 30th वाली साइड होती है ना, वहां पे जाके बाइंड करेगा सब यूनिट पे, और वहां जाके क्या करेगा, जैसे mRNA है तो ये क्या करता है, कोड करता है, जिससे स्पेशल वाली आपकी प्रोटीन बनेगी। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जो mRNA है ना, इस mRNA की कोडिंग को बिगाड़ देगा, और जब कोडिंग बिगाड़ेगा तो यहाँ प्रोटीन तो बनेगा लेकिन डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा, और जब डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा तो भाई प्रोटीन से ही हमारी सेल वॉल सब कुछ बनी है। तो अगर गलत प्रोटीन होता है तो भाई हमारा बैक्टीरिया जो बना है आगे जाके वो सर्वाइव नहीं कर पाता, और बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। इसीलिए क्या करता है कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड है हमारे बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करेंगे। एग्जांपल हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और नियोमाइसिन हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिफाइन टेट्रासाइक्लिन विद एग्जांपल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो टेट्रासाइक्लिन हमारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, यानी कि हमारा ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है। अब ये करता क्या है, तो जो हमारे प्रोटीन यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे 30th वाली साइड पे जाकर ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। पर ये करता क्या है कि जैसे यहाँ से ना टीआरएनए आता है, और टीआरएनए क्या करेगा, नए नए अमीनो एसिड को लेके आएगा ए पे, और फिर आगे जाके पूरी प्रोटीन हमारी बनती है। तो ये क्या करेगा ना, यहाँ जाके बाइंड करके ए साइड पे क्या कर देगा, इनकी ब्लॉक कर देगा कि भाई अमीनो जो नए अमीनो एसिड है वो हमारे यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। और जब नए अमीनो एसिड नहीं आ पाएगा तो आपको बताया कि प्रोटीन बना किससे, प्रोटीन बनता है तो अमीनो एसिड से। तो जब अमीनो एसिड आएंगे नहीं तो प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। बस फर्क क्या है कि ये गलत प्रोटीन बनाता है जो आगे जाके सबको मार देगा, गलत प्रोटीन हो गया। ये बस बनाता नहीं है, और जब बनाता नहीं है तो जो पहले से हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है सेल का वो जिंदा रहता है। लेकिन हाँ आपको बताया कि अगर ग्रोथ नहीं करेगा तो जो हमारी बॉडी है ना उसको लात मार के जो है बॉडी से बाहर निकाल देती है। मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना उसको क्या चाहिए, वो क्यों नहीं मार पाता। जैसे नॉर्मल, चलो एक बेसिक फंडा समझते हैं। मान लो ये हमारी बॉडी है और इस बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो हमारी बॉडी मतलब इसको मारती तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्रोथ करते हैं रैपिडली, और जब ये ग्रोथ करते हैं तो बॉडी एक को मारेगी, दो आगे, दो को मारेगी, चार आगे। इसलिए ये क्या करता है कि ये पहले ही क्या करेंगे, पूरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे, और अगर एक बार बैक्टीरिया ग्रोथ रुकी तो केवल एक दो बैक्टीरिया रह जाते हैं। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उनको मार के और बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह जो बैक्टीरिया स्टैटिक वाला फंडा होता है ना, जहाँ पे सिर्फ हमारे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है ना, वहाँ पे हमारी बॉडी का भी मेजर रोल होता है कि वो उसको मारे। और जो बैक्टीरिया की सेल डेथ होगी, साइडल हो गया, उसमें तो बैक्टीरिया मर ही जाता है, और जब मर गया तो आगे तो ग्रोथ वैसे भी नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा टेट्रासाइक्लिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक बार देख लेना, यहाँ पे देखो नाम क्या हमारा टेट्रासाइक्लिन, यानी कि 4 हमारी साइक्लिन होंगे तभी हमारा टेट्रासाइक्लिन बनता है। देन हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ क्लोरामफेनिकोल। अब देखो क्लोरामफेनिकोल हमारे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि देखो नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट होता है। अब जैसे ये दिख रहा होगा, ये पूरा नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन प्लस नाइट्रो, और यहाँ पे डाइक्लोरोएसिटामाइड ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे क्या डाइक्लोरो है, और ये पूरा हमारा एसिटामाइड ग्रुप है, यानी कि देखो अमाइड भी लगा हुआ है और एसिटाइड वाला ग्रुप भी लगा हुआ है, तो एसिटामाइड ग्रुप है, और ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, क्लोरामफेनिकोल बनाते हैं। स्ट्रक्चर याद रखना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये काम कैसे करता है, तो ये भी हमारे जो है 50S राइबोसोम सब यूनिट, यानी कि ये हमारे इस वाली यूनिट पे जाके बाइंड करेगा, और जब इस 50S पे जाके बाइंड करेगा तो ये क्या करता है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, यानी कि बनाने से रोकेगा। और ये हमारे जो सीरियस इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड हो गए, मेनिंजाइटिस हो गए ना, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब ना इसको ना थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। देखो इफेक्टिव ये हमारा बहुत ज्यादा है भाई, बहुत अच्छे से काम करेगा ये हमारी बॉडी पे, लेकिन इसके ना साइड इफेक्ट भी हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक आध बार अगर कभी बाई चांस आ गया कि भाई इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो आप लिख के आ जाना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे बोन मैरो को सप्रेस कर देगा। अब अगर बोन मैरो सप्रेस हो गया तो भाई आपको बताया कि अब हमारी नए नए ब्लड वेसल ये सब बनना बंद हो जाएंगे। तो बोन मैरो सप्रेस करेगा, और इससे हमारी हीमोलाइसिस भी हो सकती है, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उनका टूटना वगैरह हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, यानी कि हमारे जो मतलब बॉडी में खून की कमी हो सकती है। तो देखो एक फंडा इसी से आपके तीनों क्लियर हो गए। तो अगर कभी ये आ जाता है तो आप यहाँ पे ये बात भी लिख के आ सकते हो। ये हो गया, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर आपने यहाँ देख लिया। अब कई बार आता है हमारा शॉर्ट सिंथेसिस ऑफ क्लोरामफेनिकोल। तो देखो इसकी सिंथेसिस ना थोड़ी बड़ी है, और मैं बोलूंगा कि लॉन्ग वीडियो में जाके देख लेना, क्योंकि क्लोरामफेनिकोल आपका बहुत बार आए हुआ स्टार ड्रग है, तो बहुत बार ये एग्जाम में आता है। तो भाई एक बार इसको जाके जो है लॉन्ग में जरूर देख लेना।
नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डिफाइन प्रो ड्रग विद एग्जांपल एंड एप्लीकेशन। अब देखो प्रो ड्रग क्या होता है, तो आपको पता है कि नॉर्मली कोई भी ड्रग वगैरह हम लेते हैं हमारी बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाने के बाद क्या होता है ना, वो अपना एक्शन दिखाएगा और एक्शन दिखाने के बाद क्या होगा कि वो बाद में जाके क्या होता है इनएक्टिव हो जाएगा मेटाबॉलिज्म के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ना एक ऐसा कंसेप्ट आया जिसने सारे गेम बदल दिया। इसने क्या किया कि जो हम ड्रग पहले बॉडी में देंगे वो हमारा स्टार्टिंग में इनएक्टिव होगा और जब बॉडी में एक बार चला जाएगा अपना काम कर देगा उसके बाद जाके वो एक्टिव मतलब बॉडी में चला जाएगा और मेटाबोलाइज होगा उसके बाद जाके जो है एक्टिव होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जब हम उस ड्रग को खा रहे हैं तो वो इनएक्टिव है, यानी कि अपना काम नहीं करेगा और जैसे ही हमारी बॉडी में पहुंचेगा पहुंचने के बाद क्या होगा वो एक्टिव होता है और अपना काम करेगा। अब ये इसलिए बनाया गया क्योंकि देखो बहुत ऐसे ड्रग थे जिनकी बायोलिटी बहुत कम थी, यानी कि वो हमारे क्या एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे, ब्लड में नहीं जा रहे थे। बहुत ऐसे थे इनकी स्टेबिलिटी हमारी खराब थी या कुछ ऐसे थे जिनके साइड इफेक्ट थे तो उनको कम करने के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो लीवोडोपा है, क्योंकि सबके बारे में नहीं बता सकता मैं, मान लो लीवोडोपा है तो लीवोडोपा ना हमारा मतलब एक प्रो ड्रग होता है। प्रो ड्रग कैसे, तो लीवोडोपा जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो इनएक्टिव है और वो जाके क्या करता है डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। अब हम डायरेक्टली डोपामिन को क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि डोपामिन ना हमारा हाईली पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या है कि वाटर सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है तो डोपामिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगा और जब ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं तो अपना काम तो कर ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो है डोपामिन को हमने कन्वर्ट कर दिया लीवोडोपा में, यानी कि एक प्रो ड्रग में। और प्रो ड्रग के लिए हम करते क्या है, तो यहाँ पे जो प्रो वर्ड है ना वो हमारा आता है मोइटी के लिए या प्रो मोइटी के लिए। इसका मतलब क्या है कि ड्रग के साथ में हम एक ऐसी चीज जोड़ देते हैं जो उस ड्रग को इनएक्टिव कर देगी और बाद में जैसे ही वो हमारा बॉडी के अंदर चला जाता है वो ड्रग क्या करेगा उस प्रो वाली चीज को यहाँ पे अलग हटा देगा और खुद अकेले निकल जाएगा जो हमारा एक्टिव रहता है। तो यहीं पे यही काम होता है कि लीवोडोपा में हम एक प्रोमाइटी जोड़ देते हैं, लीवोडोपा जाता है, अब वो क्या हो गया मतलब हाईली लाइपोफिलिक हो गया और जाएगा हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचेगा और वहां पहुंच के क्या करेगा अपनी वो मोइटी को हटा देगा और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डोपामिन का मेन काम हमारे ब्रेन में होता है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं भाई, प्लीजर और ये सब चीजें अच्छी अच्छी बातों के लिए हमारा डोपामिन ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है डिफाइन एंटी मलेरियल ड्रग विद एग्जांपल। तो देखो एंटी मलेरियल हमारे वो ड्रग्स या वो एजेंट होते हैं जो हमारे मलेरिया को ट्रीट करते हैं। अब मलेरिया के बारे में नहीं पता, मलेरिया हमारा एक स्पीशीज यानी कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज की वजह से होता है जो एक तरह से पैरासाइट का पार्ट होता है। अब ना आपको अभी ये बताना है कि वो कौन सा मॉस्क्यूटो यानी कि वो कौन सा मच्छर है जिसकी वजह से जो है मलेरिया फैलता है और इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। ये आपको अभी कमेंट करके बताना है, थोड़ा पॉज करो कमेंट में लिखो। तो हमें ये बताते हैं कि जो मच्छर होता है ना, मच्छर के अंदर एक पैरासाइट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज और ये टोटल 4 टाइप का होता है जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि सबसे ज्यादा फैलता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम बाइवैक। तो ये 2 ऐसे मेन कॉज है जिनकी वजह से ये हमारे लगभग 80 से 90% जो मलेरिया है वो इन्हीं दो पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये करते क्या है, ये हमारी बॉडी में जाके मतलब पूरा हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स और इन सबको डैमेज करेंगे, ये हम आगे बात करेंगे। बाकी बात करें कि एंटी मलेरिया ड्रग हमारे कौन कौन से होते हैं, तो हमारे क्विनोलॉन्स होते हैं, फिर बिग्योनामाइड होते हैं, फिर हमारा डाइहाइड्रोट्राइजिन्स हो गए, फिर हमारे कुछ मेजर कंपाउंड हो गए। अब एग्जांपल देखा जाए तो क्विनोलॉन्स हमारे क्या करते हैं हीम पॉलीमराइजेशन में मतलब इन्वेट करेंगे, इसका काम मैं आगे आपको समझा दूंगा। एग्जांपल जैसे हमारा क्लोरोक्विन हो गया या पामाक्विन वगैरह हो गया, तो इनका ये मेन काम हो गया। देन हमारा आता है बिगोनानाइड, तो ये हमारे फॉलेट सिंथेस को इन्वेट करेगा, इसमें हमारा प्रोगोनिल हो गया यानी कि फॉलिक एसिड नहीं बना देगा हमारे पैरासाइट को। देन हमारा डाइहाइड्रोट्राइजिन्स हो गया, ये एंटी फॉलेट एक्शन देता है, वही हमारे फॉलेट सिंथेस को रोकेगा, इसमें हमारा साइक्लोगोनिल हो गया। और देन हमारे कुछ मिसलेनियस कंपाउंड हो गए, ये हमारे अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा आर्टिमिथर हो गया, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए एंटी मलेरियल ड्रग के। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, यानी कि ये जो मलेरिया है ये आखिर कैसे जो है हमारी बॉडी में आता है और कैसे पूरा काम करता है। तो इसके लिए हमारे 3 मेन स्टेज होते हैं, यानी कि पहले हमारी स्टेज होती है यहाँ पे प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज, फिर हमारे यहाँ होती है एरिथ्रोसाइटिक फेज और लास्ट हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरह से कि ह्यूमन फेज हो जाती है, यानी कि हम लोगों की ह्यूमन फेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि मलेरिया एक हमारा प्रोटोजोअल डिसीज है, यानी कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जो हमारे प्लाज्मोडियम स्पीशीज है जिसमें हमारा पी फाल्सीफेरम और पी वाइवैक्स सबसे कॉमन होते हैं। अब ये हमारे ना एक मच्छर होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, आई होप आप लोगों ने इसको जानने से पहले लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो जब ये मच्छर किसी भी इंसान को काटता है ना तब जाके ये वाले मतलब जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में आ जाता है। अब ये पैरासाइट क्या करेगा, सबसे पहले आके ना हमारे लीवर सेल में चला जाता है। एक बार इसको डिटेल में देख लेना क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। सिंपल समझो कि लीवर में चला जाता है। अब लीवर में जाके जो लीवर की सेल्स है हेपेटोसाइट्स वगैरह है ना वहां पे ग्रोथ करेगा और ग्रोथ कर करके क्या करेगा कि जो छोटे हमारे होते हैं स्पोरोजोइट्स हमारे आते हैं, ये स्पोरोजोइट्स अपने आप को मल्टीप्लाई कर करके मेरोजोइट्स बनाते हैं और ये मेरोजोइट देन हमारे लीवर से कहां चले जाते हैं, ब्लड सेल्स में जाते हैं आरबीसी में, और आरबीसी में जाके क्या करेंगे वहां भी अपने आप को ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करके आरबीसी वगैरह को डैमेज करेंगे और एंड में क्या करेंगे आरबीसी को वर्स्ट करके फटके और ये हमारे चले जाते हैं ब्लड में, यानी कि पूरे बाकी ब्लड में फैल जाते हैं और बाकी के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करेंगे। इसीलिए जो है इसकी वजह से हमें हीमोलाइसिस भी हो सकता है, यानी कि खून की कमी भी हो जाती है।
देन लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो स्पैरोजाइट्स होते हैं, जो मैरोजाइट्स होते हैं ना, ये एंड में हमारे गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, यानी कि एक मेल वाला और एक फीमेल वाला, और ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। अब मान लो कि ये बंदा जो है इन्फेक्टेड है, तो अब यहाँ पे कोई ऐसा मच्छर आता है जो फ्रेश है, और वो अगर इसको काट लेता है तो जो स्पैरोजाइट्स क्या होते हैं, उस यानी कि जो इन्फेक्टेड पीपल है उसके अंदर से क्या जाता है, ह्यूमन के अंदर से मच्छर में चले जाते हैं, और वो मच्छर के अंदर वो ग्रो करेंगे, और देन वो मच्छर अगर किसी और को काटेगा देन उसमें चला जाएगा। तो इस तरह ये पूरी साइकिल चलती रहती है, यानी कि ये मानो कि मॉस्किटो से ह्यूमन में हुआ, और ह्यूमन से दोबारा मॉस्किटो में हुआ, और मॉस्किटो से ह्यूमन में हुआ, और इसीलिए बोलते हैं कि मलेरिया और डेंगू हमारे बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड वाली डिजीज है, क्योंकि ये मच्छर के काटने की वजह से होते हैं, और जिन जगह पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और इसकी वजह से जान भी बहुत लोग की गई हुई है। आजकल इसका इलाज हो गया आराम, लेकिन पहले इतना नहीं पता था, तब इसकी वजह से जान बहुत जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मलेरिया की इटियोलॉजी, इसको डिटेल में पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं क्लोरोक्विन के यूज़ के बारे में। तो क्लोरोक्विन हमारा एक एंटी मलेरियल ड्रग होता है जो हमारे मलेरिया से हमको बचाता है। अब ये करता है क्या, तो जो हमारे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स या पी फाल्सीफेरम मलेरिया इन्फेक्शन है, इन दोनों में हमारी हेल्प करेगा। अब ये ना जैसे जो हमारा क्लोरोक्विन है, ये हमारे कुछ ऑटो इम्यून वाले डिजीज होती है ना, उनमें भी हेल्प करेगा, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह एक्शन में करेगा। अब ये मेनली हमारा मलेरिया ट्रीट करेगा, इसके अलावा हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी काम करेगा। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ सार ऑफ क्विनोलोन एंटी मलेरियल। तो देखो यहाँ पे क्विनोलोन के बारे में बताना, और हमने यहाँ क्या देखा कि जो हमारे एंटी मलेरियल ड्रग है ना, उसमें क्विनोल वाला हमारा मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या देख रहे हैं कि देखो क्विनोलोन हमारा दो तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि एक हमारे देखो ये हमारा हो गई कॉमन रिंग, यानी कि ये पूरी दिख रही होगी जहाँ पे ये एन है, तो यहाँ पे देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 है। तो जब चौथे पोजीशन पे हमारे यहाँ पे लगा होता है अमीनो ग्रुप, तो वो हमारा कहलाता है 4 अमीनो क्विनोलोन, यानी कि 4 अमीनो क्विनोलोन। और जब यही चौथा जो हमारा ग्रुप है, यानी कि अमीनो ग्रुप और यहाँ पे आर चेन है, वो हमारी जब 8th पोजीशन पे लग जाती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, 8 अमीनो क्विनोलोन्स कहलाता है। और अगर मान लो कभी सार आता है, तो अगर पूरा है मान लो एंटी मलेरिया के ऊपर आएगा, तो आपको देखो 4 यहाँ, एक ये वाला इधर बना देना, ये वाला इधर बना देना, और जो इनकी मेन बात है वो लेके आ जाना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर कभी मान लो एक का आता है, तो भाई एक का 4 अमीनो का लेके आ सकते हो। अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एक एक, क्योंकि भाई 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, तो आपको कोई एक मेन फंडा बताना होगा, बाकी डिटेल लॉन्ग वीडियो में आप जाके डिटेल में देख लेना। तो यहाँ पे जो 4th पोजीशन है आपकी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो हमारी होती है वो एंटी मलेरियल एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो 4th पोजीशन है ना, ये हमारा क्या डिसाइड करता है कि ये जो हमारा क्विनोलोन्स होगा, ये हमारा एंटी मलेरियल ड्रग में कैसे काम करेगा, हमारी ब्लड स्टेज, यानी कि ये वाली जो ब्लड स्टेज थी ना, यहाँ पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है। अब यहाँ पे जो साइड चेन आपको ये दिख रही होगी, ये साइड चेन की हमारी जो लेंथ होती है और जो इसकी बेसिसिटी होती है ना, ये हमारी इसकी पोटेंसी को और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। यानी कि जितनी थोड़ी सी बड़ी लेंथ होगी, देखो बहुत ज्यादा भी बड़ी नहीं करनी है, लेकिन अगर बड़ी लेंथ होगी तो ये हमारी क्या करेगी, और ज्यादा ताकतवर बनाएगी हमारे इस ड्रग को। एग्जांपल जैसे हमारा क्लोरोक्विन हो गया या हमारा प्रिमाक्विन हो गया। अब क्लोरोक्विन में अगर देखोगे, देखो कितनी लंबी है हमारी, देखो ये पूरी हमारी लॉन्ग चेन है, और लॉन्ग चेन है, इसी वजह से क्लोरोक्विन हमारा काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और इसमें बेसिसिटी यानी कि एनएस लगा तो हमारा ये पूरा बेस भी हो जाता है, तो ये ज्यादा हमारा इफेक्टिव हो जाता है। वहीं बात करें राइट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ प्रिमाक्विन के बारे में, तो प्रिमाक्विन हमारा क्या होता है, एक 8 अमीनो क्विनोलोन्स होता है, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा, ये 8 अमीनो क्विनोलोन्स होता है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो हमारा ये पूरा पार्ट लगा होता है, यानी कि अमीनो ये पूरी चेन लगी होती है, एज इट इज चेन है, ये हमारी ना यहाँ पे लगी होती है, यानी कि 8th पोजीशन पे लगी होती है। और इसकी वजह से देखो यहाँ पे क्या हुआ, सार का भरना ये होता है, यहाँ 4 पे था, ये हमने 8th पे लगा दिया, तो अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही बदल जाता है। यानी कि जो हमारे 8 अमीनो वाले होते हैं, ये हमारे जो लीवर वाली स्टेज थी ना, इस पे जाके अपना काम करेंगे और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ये इधर नहीं करेंगे, यानी कि हमारे ब्लड की जगह ये लीवर वाली स्टेज पे आके काम करेंगे। तो इट एक्ट अगेंस्ट लीवर स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंड प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ मलेरिया। बस इनकी खासियत क्या होती है कि ये रिलैप्स, यानी कि ये मानो कि कंप्लीट हमारा जो मलेरिया का पैरासाइट होता है उसको बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मलेरिया दोबारा ना आ जाए उस चीज में हमारी हेल्प करते हैं 8 अमीनो क्विनोलोन्स वाले। इसमें एग्जांपल हमारा प्रिमाक्विन और पामाक्विन आता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग। तो यहाँ पे हमें जो इनके मैकेनिज्म के बारे में बात करना है। तो देखो जो हमारे एंटी मलेरिया ड्रग होते हैं ना, ये सिंपली क्या करते हैं, हमारे मलेरिया पैरासाइट को या तो रोकेंगे या उनको मार देंगे। अब ये दो तरीके से काम करते हैं। जो हमारा 4 अमीनो वाला है वो हमारा ब्लड स्टेज पे काम करेगा। अब ब्लड स्टेज का थोड़ा सा फंदा में कि होता क्या है, तो देखो ब्लड स्टेज में क्या है कि जैसे ही हमारे ब्लड स्टेज में आते हैं, जो हमारे पैरासाइट होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। तो ये क्या करेंगे, हीमो का जो हीम है उसको अलग कर देंगे, और जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। प्रोटीन, भाई प्रोटीन अपने लिए पूरे जिंदगी जीने के लिए, और जो हीम है ना वो खतरनाक होता है अकेले। तो ये क्या करते हैं ना, हीम को यहाँ पे एक पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी मदद से हीम को जोड़ जोड़ के यहाँ पे क्या करेंगे, हीमो जॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। और जो हीमो जॉइन है देखो जोड़ जोड़ के हीमो जॉइन बन गया, तो ये ना नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि ये हमारे पैरासाइट को मारेगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो हमारे आते हैं यानी कि क्लोरोक्विन वगैरह या 4 अमीनो आते हैं, ये क्या करते हैं, इस हीम पॉलीमराइजेशन को यहाँ पे इन्वेट कर देंगे, और जब ये रुक जाएगा तो यहाँ पे हीम हमारा हीमो जॉइन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हीम हमारा रुका रहेगा। तो इससे हमारा जो हीम है उसकी यहाँ पे
एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा और हमारे पैरासाइट के अंदर हीम का एक्यूमुलेशन होगा। और जब हीम हमारा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, हमारे पैरासाइट वाले पूरे सेल को खत्म कर देगा, यानी कि हमारे जो पी वाइवेक्स और उनको यहाँ पे मार देगा। तो इस तरह काम करते हैं, यानी कि इससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी हमारी टॉक्सिक सब्सटेंस की और इससे हमारा जो पैरासाइट है वो मर जाएगा। एग्जाम्पल हमारा क्लोरोक्विन हो गया या हमारा प्रोगोनिल हो गया। तो ये तो हमारा देखो क्लोरोक्विन वाला हो गया ना, लेकिन ये लीवर स्टेज वाला कैसे काम करता है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया था कि लीवर स्टेज में ना ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये बस क्या करता है कि एक तरह से उनकी ग्रोथ को रोक देगा। तो ग्रोथ को रोक जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो पैरासाइट है वो हमारे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस स्टेज में पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये हमारी काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और इसीलिए क्योंकि आपको बताया कि अगर एक बार कोई भी पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी अगर ब्लड में पहुंच गया ना तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है। इसीलिए जो ये वाले होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, लीवर में इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर लीवर में रुक गया तो ये हमारा क्या, रेडिकल यानी कि बॉडी से जो आराम से बाहर निकल जाता है। इसीलिए जो हम ये इस वाले का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारी देखा जाए एक तरह से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाती है। हमने 2 यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। अब देखो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हमारे क्या होते हैं, सिंपल सी बात है कि ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो टीबी के ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। अब ये टीबी क्या होता है, तो टीबी जैसे किसी को मान लो एक हमारा बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब ये हमारी बॉडी में चला जाता है तो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारा पूरा रिप्रोड्यूस होगा हमारे लंग्स के अंदर, एल्वलाइज के अंदर। और इस तरह करते करते क्या करेगा, हमको खांसी कॉज करेगा, हमारे लंग्स वगैरह को डैमेज करेगा। और ये खांसी ना लंबी रहती है, ऐसा नहीं देखो नॉर्मल हुआ 2-4 दिन के, ठीक है, ये हमारी 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम के लिए खांसी हमारी बॉडी में रह जाती है। तो ये मान लो कि वो टीबी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत वगैरह होगी। और ये लास्ट में यानी कि अगर बहुत सीरियस केस में बढ़ जाती है तो टीबी क्या करेगी, लंग्स को डैमेज कर देते हैं। ये इसका मेन काम हो गया। तो ये जो हमारे एजेंट है यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, ये क्या काम करेंगे, ये हमारे इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को। यानी कि ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसकी जो सेल वॉल हमारी बन रही है ना, इस सेल वॉल को बनने को यहाँ पर रोक देंगे, या फिर जो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए वगैरह बनता है उसको बनने को रोक देंगे। और इस तरह हमारे एंटी ट्यूबरकुलर वाले एजेंट अपना काम करते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, एक हमारे होते हैं सेकंड लाइन ड्रग। ये कैसे काम करेंगे, तो फर्स्ट लाइन ड्रग हमारा ना हाईली इफेक्टिव होता है, यानी कि अगर किसी को टीबी हुआ है सबसे पहले यही वाले ड्रग दिए जाते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आता है आइसोनियाजाइड हो गया, रिफेमिसिन हो गया, या हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। देन यहाँ पे आता है सेकंड लाइन ड्रग। अब जो हमारे सेकंड लाइन ड्रग है ना, ये तब इस्तेमाल करेंगे मान लो हमारी बॉडी का बैक्टीरिया टीबी है, सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसने क्या किया ना, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। यानी कि अब अगर आप लोग आइसोनियाजाइड इन सबको खाओगे तो ये बैक्टीरिया हमारा मरेगा नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसमें सेकंड लाइन वाला ड्रग इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारा इथेनोमाइड हो गया, या केनामाइसिन हो गया, या ओफ्लॉक्सासिन हो गया। या कई बार हम क्या करेंगे ना, इस तरह दे सकते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन में, कि हमने यहाँ पे आइसोनियाजाइड दे दिया और कुछ अमाउंट हमने इसका जोड़ दिया, तो हम दोनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो ये हमारा होता है फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग्स के बारे में। तो अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि जो हमारी टीबी नाम की बीमारी थी ना, ये ना उस टाइम पे जब वर्ल्ड वार वगैरह चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो उस टाइम कौन से हमारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी दवाई बनाई थी, और वो पहली मेडिसिन हमारी कौन सी थी, जिसका नाम यहाँ पेज में शायद आपको दिख रहा होगा। तो वो पहली मेडिसिन हमारी कौन सी थी, और उसको बनाने वाले यानी कि डेवलप करने वाले हमारे कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, वो आपको यहाँ बताना है। रेफरेंस के लिए साइंटिस्ट का नाम मान सकते हो कि हमारे सलमान भाई से मिलता जुलता है, तो थोड़ा बहुत आप कमेंट करके बताना। अब हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड। यानी कि हमारे आइसोनियाजाइड के बारे में बात करनी है, जो हमारी फर्स्ट लाइन ये ड्रग होती है पूरी की पूरी एंटी ट्यूबरकुलर वाली। तो ये फर्स्ट लाइन हमारी ड्रग है, ये हमको पता है। अब ये करेगी क्या, जैसे हमारे जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो हमारी बनती है माइकोलिक एसिड से। तो ये क्या करता है कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को यहाँ पे रोक देगा, और जैसे सिंथेसिस रुक जाती है तो हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल हमारी नहीं बनेगी, और जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया वही हमारे हिसाब है कि धीरे धीरे पूरा मर जाता है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखो बैक्टीरिया, जो आपको याद होगा पेनिसिलिन क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया को पूरा मारने में इस तरह काम कर रहे थे। तो वो थोड़े अलग तरह के बैक्टीरिया थे, लेकिन यहाँ पे क्या ये माइकोबैक्टीरियम वाले ट्यूबरकुलोसिस को मारता है। तो आइसोनियाजाइड, लेकिन काम वही है, वो भी उसकी सेल वॉल को मार रहे थे, और ये इसकी माइकोलिक जो एसिड है जिससे हमारी सेल वॉल बनी होती है, उस माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो ये भी हमारा कुछ सेम ही तरह का मैकेनिज्म, आपको याद करने में आसानी होगा इसलिए मैंने बता दिया। अब ये हमारा सिंथेसाइज किया जाता है आइसोनिकोटिनिक एसिड से, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एक हम यहाँ पे पूरा लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है आइसोनिकोटिनिक एसिड, और अब इसकी हाइड्रोजाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे NH2NH2 के साथ में, तो हमारे यहाँ पूरा देखो इसमें ये जुड़ जाएगा और हमारे यहाँ बनके तैयार हो जाता है आइसोनियाजाइड। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ रिफेम्पिसिन। अब देखो रिफेम्पिसिन ना हमारा इसी के अंदर का पार्ट होता है, जैसे हमारे फर्स्ट लाइन ये हो गया, तो इन्हीं में ना एंटीबायोटिक होता है, यानी कि सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है, जो एज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसका काम क्या होता है, तो ये सिंपली क्या करेगा, जैसे हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है, जो मैंने बोला था न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करता है अपने आपको जिंदा रखने के लिए, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, तो ये क्या करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए जो पॉलीमरेज होता है ना, उसको जाके इनहिबिट कर देगा। और जब उसको जाके इनहिबिट करेगा तो इसका फायदा क्या होगा कि हमारा आरएनए नहीं बनेगा। और आपको बताया कि अगर आरएनए नहीं
बनता है तो भाई प्रोटीन बन ही नहीं सकती, क्योंकि भाई पहले बनता है डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन, और तब जाके वो प्रोटीन हमारी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाता है। तो जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन बनना रुक जाएगा, यानी कि हमारा डीएनए आरएनए और न्यूक्लियस हमारा रुक जाता है। तो ये हमारा क्या करेगा, ट्यूबरक्लोसिस और बाकी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल हमारा रिफेम्पिसिन हो गया या हमारा रिफाब्यूटेन हो गया, यानी कि ये जो रिफेम्पिसिन है ना, ये हमारा शायद एंटी फंगल वगैरह कोई से में तो इस्तेमाल किया जाता है, नहीं याद आ गई, ये हमारा ना एंटी लेप्रोटिक ड्रग में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया था ना वो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई था, यानी कि उससे हमारा लेप्रोसी नाम की बीमारी हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। बाकी इसका स्ट्रक्चर आप लोग भूल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि शायद याद भी नहीं हो पाता, क्योंकि देखो जितने नेचुरल होते हैं ना एंटीबायोटिक वगैरह, उनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पाराजिनामाइड एंड पाथ। अब ये जो PAC है ना, ये हमारा ना पूरा एक स्टार वाला ड्रग है, तो इसको देख के आना। और चलो एक काम करो, अब इसकी ना फुल फॉर्म आप बताओ कि भाई PAC वर्ड से आप क्या समझते हो, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये दोनों के दोनों ना हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होते हैं, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं आपस में। अब जो हमारा पायरिजनामाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा पायराजोनिक एसिड में, और ये क्या करेगा, जो हमारे मेम्ब्रेन फंक्शन है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको रोकेगा, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया वो अपने लिए ATP एनर्जी बना रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, वो यहाँ पे रुक जाता है। और जो हमारा PAC है ये क्या करता है, ये तो और मजेदार काम क्या करता है कि जैसे हमारे नॉर्मल क्या है कि हमारा जो भी बैक्टीरिया है उसको अपने लिए प्रोटीन वगैरह बनानी है, यानी कि मतलब फॉलिक एसिड DNA RNA बनाना है, तो क्या होता है कि जैसे हमारा पावा होता है तो पावा इसके साथ ग्लूटामेट ये सब बनेंगे, और यहाँ जाके एक एंजाइम होता है हमारा डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड हमारा बनता है, और आगे जाके यही का होता है कि यहाँ पे हमारा डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज एंजाइम रहेगा जो आगे जाके टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि पैस ना हमारा बिल्कुल ये मानो कि एज सिमिलर होता है पावा की तरह, और जब सिमिलर होता है तो ये क्या करेगा, ये इसकी जगह यानी कि इस एंजाइम पे जाके खुद बाइंड हो जाएगा पाथ, और ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, और जब इसको इनहिबिट कर देगा यानी कि सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो हमारा DNA RNA बनना यानी कि न्यूक्लिक एसिड बनना बंद हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारा सेल ग्रोथ नहीं करेगा और सेल यहाँ पे रुक जाता है। तो ये हो गया हमारा पैस के बारे में, आपने शायद बताई ना हो फुल फॉर्म, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया कि भाई आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिफाइन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट विद क्लासिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे आप जो है UTI के लिए एजेंट के बारे में बताना है। पहले बात करते हैं कि ये UTI हमारा मेनली क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है, और इसमें क्या होती है, 2 किडनी होती है हमारे, किडनी से हमारा पूरा ब्लड फिल्टर होगा और वो यूरेटर के थ्रू हमारा ब्लैडर वाले पार्ट में जाएगा, और वहाँ पे यूरिन के फॉर्म में जितना वेस्ट बन के और वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। अब कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया वगैरह आके ना इन्फेक्शन कॉज कर देगा, तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा वाले पार्ट में होता है उसको हम यूरेथ्राइटिस बोलेंगे, जो ब्लैडर वाले पार्ट में होता है उसको हम यहाँ पे सिस्टाइटिस बोलेंगे, और जो यूरेटर में होता है इनमें यूरेटाइटिस बोलेंगे, और जो यहाँ पे यानी कि किडनी में होता है उसको यहाँ पे पॉलीनेफ्राइटिस बोलेंगे। और ये सबसे ज़्यादा जो मतलब सीरियस वाला होता है वो हमारा पॉलीनेफ्राइटिस होता है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन हमारा इसमें किडनी में फैल गया तो ये पूरे बॉडी में फैल सकता है ब्लड प्रेशर, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। तो जो ऊपर वाले इनको यहाँ अपर UTI बोल देंगे, नीचे वाले को हम यहाँ पे लोअर UTI बोलेंगे, और मोस्टली हमारा लोअर वाला होता है और ये हमारा ठीक भी आराम से हो जाता है। इसके अलावा ये मोस्टली जो है वुमेन्स के अंदर कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है शॉर्ट यूरेथ्रा होता है वुमेन्स के अंदर एज कम्पेयर टू मेल। तो ये पूरी बेसिक बातें हो गई। अब इनको ट्रीट करने के लिए हमारे जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट यानी ड्रग बोल देते हैं। अब ये करेंगे कैसे, तो जो यहाँ पे बैक्टीरिया होता है उसको या तो ये ग्रोथ को मार देंगे या बैक्टीरिया को मार देंगे, ग्रोथ को रोके, तो ये इस तरह काम करेंगे। और जो बहुत कॉमन हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे यूज होता है वो ई कोलाई होता है, यानी कि मोस्टली जो केस है वो ई कोलाई की वजह से होते हैं। अब क्विनोलॉन, यहाँ पे हमारे ड्रग के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के हमारे ड्रग आते हैं। पहला आता है क्विनोलॉन, तो क्विनोलॉन हमारे DNA गायरेज एंजाइम को रोकेंगे जो सुपर कॉलिंग को रिमूव करेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एग्जांपल हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। देन नाइट्रोफ्यूरन्स होते हैं, ये हमारे बैक्टीरियल एंजाइम को रोकेंगे, इसमें हमारा एग्जांपल नाइट्रोफ्यूरन हो गया। देन हमारे यूरिनरी एंटीसेप्टिक हो गए, ये हमारे फॉर्मेल्डिहाइड को रिलीज करेंगे और ऐसे हमारे उसको मारेंगे, तो ये हमारे एग्जांपल मेथिरामाइन हो गया। फिर हमारे यहाँ पे एग्जांपल जैसे ओवरऑल आप लिख सकते हो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया या नाइट्रोफ्यूरन, ये 2 मेन ड्रग हैं जो हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ UTI के केस में। नेक्स्ट हमारा आता है राइट सार ऑफ क्विनोलॉन विद एग्जांपल, यानी कि यहाँ पे जो हमारी पहले क्लास है ना क्विनोलॉन, इसका हमारा सार कई बार आता है। अब देखो एक आप कंफ्यूज मत होना, जैसे आपने एंटी मलेरियल के बारे में जब पढ़ा था, ये आपके पेज जिनकी वीडियो बन चुकी है, तो यहाँ पे जो आपके मलेरियल वाले ड्रग थे ना इसमें क्या है क्विनोलिन्स थे, ठीक है। तो ये याद रखना ये आपके एंटी मलेरियल के ऊपर है, और जब क्विनोलिन्स आएगा तो आपको इनके बारे में बताना है, और इसका शायद आपको सार वगैरह भी यहाँ पे आया था, क्विनोलिन्स के बारे में आया था, ठीक है। और ये जो आपका ये क्विनोलॉन्स है, तो इतना ना यहाँ पे आई का फर्क है, तो ये आप बारीकी का ध्यान रखना,
हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी की वजह से ना पूरा कंसेप्ट ही आपका अलग हो जाता है। तो ये आपके यूटीआई के अंदर काम आते हैं। तो इनमें क्या होता है, क्विनोलोन्स रिक्वायर है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यार पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो ये आपका देखो मेन कॉमन रिंग हो गया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका COOH लगा होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे R5, मतलब ये पोजीशन के हिसाब से दे दिया। यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन ग्रुप लगा होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन पूरा लगा हुआ। तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पे हम एक R ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ। तो पोजीशन के बेस पे बोल दिया कि ये हमारा R1 हो जाएगा, वो हमारा R2 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे सारे के सारे यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका सार देखो शॉर्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, लॉन्ग वाला आप वहाँ जाके देख लेना लंबी वीडियो में। तो क्विनोलोन्स रिक्वायर है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है पोजीशन 3rd, यानी कि ये जो आपका ग्रुप है ना ये वाला, ये आपकी एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये यानी कि ये ले लो और इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये दोनों ग्रुप आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे ये क्या करेंगे आपके डीएनए गैरेज वाले एंजाइम पे जाके बाइंड कर सके। तो उसके लिए जो है इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो ये बात लिख के आ जाना। देन यहाँ पे जो छठे पोजीशन पे आपको फ्लोरीन ग्रुप दिख रहा होगा, ये आपकी ओवरऑल जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है इसकी पोटेंसी को बढ़ा देते हैं। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। देन यहाँ पे यानी कि ये दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे आप एक पिपराइजिन के रिंग यानी कि ये आपको दिख रहा होगा, अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं तो इससे आपकी ओवरऑल एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल जैसे आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, तो एग्जाम्पल वही हमारे यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया या हमारा नॉर्फ्लॉक्सासिन हो गया। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यानी कि ये जो आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ना, इससे अपना काम कैसे करता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा देख लो, यानी कि ये पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपने एक यहाँ पे साइक्लो मतलब पूरा प्रोपाइल लगा दिया, फिर ये आपका सेम है, या COH है, ये सेम है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी पिपराइजिन की रिंग है और यहाँ आपका फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो अब ये काम कैसे करेगा ना, ये हमको देखना है। तो देखो ये हमारा एक फ्लोरोक्विनो एंटीबायोटिक होता है जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। अब ये करता है क्या, तो एक एंजाइम हमारा डीएनए गैरेज उसको जाके रोकेगा। अब देखो यहाँ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि डीएनए गैरेज क्या करता है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये हमारा पूरा का पूरा का डीएनए है, ठीक है, और इसकी जब रेप्लिकेशन होती है तो इस तरह होती है कि ये वाला ना यहाँ से देखिए यहाँ पे एक हेलिकेज एंजाइम लगेगा और ये हमारा इस तरह यहाँ खुलना शुरू हो जाएगा और ये हमारे यहाँ खुलना शुरू हो जाएगा और खुलता रहेगा। तो यहाँ पे नए नए हमारे डीएनए बनेंगे और एंड में ये कट हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एक अलग डीएनए बन गया, यानी कि ये हमारा अलग हो गया और यहाँ पे एक हमारा कट हो गया, अलग डीएनए बन गया, ये बनता है शॉर्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जब हेलिकेज लाइंस को खोलता है तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि रस्सी वगैरह जब ऐसे खींचते, देखो ऐसे खींच रही है तो ये ना आपस में सिकुड़ जाती है और यहाँ पे क्या सुपर कॉइलिंग हमारी इस तरह हो जाती है, सुपर कॉइलिंग यानी कि एकदम ऐसे गाढ़ा। तो भाई ये सुपर कॉइलिंग अगर हो गई तो ये आगे और ज्यादा टूट नहीं पाएगा, इतना टाइट हो जाएगा। तो इस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक हमारा एंजाइम होता है डीएनए गैरेज, जिसको हम यहाँ पे टोपो आइसोमेरिज्म सेकंड बोल देते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं ना, ये सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। तो ये जो हमारे ये वाले जो ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये क्या करेंगे, इस एंजाइम को यानी कि जो हमारा टोपो आइसोमेर एंजाइम है डीएनए गैरेज है, इसको जाके इनहिबिट कर देंगे। और जब इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पे ये सुपर कॉइलिंग बनने लगेगी और जब सुपर कॉइलिंग बनेगी तो इससे क्या है कि यहाँ एक लिमिट तक होगी, उसके बाद ये डीएनए यहाँ से आगे मतलब अनवाइंड नहीं होगा और रेप्लिकेशन हमारी रुक जाएगी। तो ये इस तरह हमारे काम करते हैं। दूसरा ये हमारे टोपो आइसोमेरेज 4 को भी रोक देते हैं। अब ये क्या करेगा, तो जैसे यहाँ पे क्या है कि अलग जब ये हमारा पूरा बन जाता है देन ये इस वाली मेन स्टैंड से अलग होकर क्या होगा, हमारे यहाँ पे नए 2 डीएनए बन जाते हैं, नए बन जाते हैं। तो ये तो अलग है, यानी कि एक डीएनए हमारा यहाँ पे 2 अलग अलग डीएनए में जो फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में यहाँ पे एंजाइम यानी कि हमारा टोपो 4 लगता है। तो जब हम इसको रोकेंगे तो हमारे डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाएंगे और इस तरह ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे ये सिप्रोफैक्ट क्या करता है, इन दोनों को रोकेगा, इससे हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाएगी और इससे हमारा बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा इस तरह बन रहा है तो इससे हमारी बैक्टीरिया सेल डेथ हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हमारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया या हमारा ओफ्लॉक्सासिन हो गया। तो ये हमारा इसका मेन ड्रग हो गया। अब इसमें हमारी सेकंड क्लास आती है नाइट्रोफ्यूरन-टोइन की। तो नाइट्रोफ्यूरन-टोइन हमारा ना यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है जो हमारे यूटीआई को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करता है। अब ये जो हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं ना, ये लोकली काम करेंगे। देखो कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारे पूरी बॉडी में आएगा तो कहीं पे भी ये वो नहीं होगा और हमारे यूरिन यानी कि यहाँ पे लोकली इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे का फायदा क्या है, अब जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पे आएगा तो ये डायरेक्टली उसके साथ फाइट करेंगे और उसको यहाँ पे डैमेज या मार देते हैं। तो इस तरह ये लोकली हमारे काम करते हैं, इसलिए नाइट्रोफ्यूरन हमारे काफी ज्यादा इफेक्टिव भी माने जाते हैं। अब ये वही है कि ये हमारे क्या करेंगे, बैक्टीरिया की यानी कि जब बैक्टीरिया से मिलेंगे तो बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज कर देंगे, उसके एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट कर देंगे और ये मेनली हमारे ग्राम नेगेटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काफी अच्छे से काम करेंगे। अब ये लोकल एक्शन देते हैं और ये हमारे यूटीआई ट्रीटमेंट में या हमारे सिस्टाइटिस यानी कि जो ब्लैडर में इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस बोल रहे थे, उसमें हेल्प करता है। तो ये तो हमारा पूरा एंटी यूटीआई के बारे में। आई होप आपको ये फंडा भी पूरा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीवायरल एजेंट के बारे में। अब देखो एंटीवायरल एजेंट का मतलब क्या है कि ये हमारे वो ड्रग्स होंगे जो हमारे वायरस इन्फेक्शन से हमको राहत देते हैं यानी कि बचाते हैं। अब वायरस ना सबसे ज्यादा डेंजर माना जाता है क्योंकि जैसे ही ये मान लो कि ह्यूमन बॉडी में जाता है ना, ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा और इतनी स्पीड से करता है कि फटाफट फटाफट पूरा घूम जाता है। अब देखा जाए तो वायरस का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, देखो एक हमारा कोई भी जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए आरएनए और इधर हमारी कैप्सिड लेयर होती है यानी कि एक प्रोटीन की लेयर है जो इसको बचाती है। अब जो डीएनए आरएनए
यही देखो पूरी बॉडी में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ डीएनए आरएनए है, और यही हमारे मेन पहचान होती है किसी भी वायरस या हम लोग की किसी भी की, कि हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्हीं डीएनए आरएनए के अंदर भरी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे वायरस है वो भी ऐसा नहीं है कि दोनों प्रेजेंट है, हमारा कोई वायरस ऐसा होगा जिसमें सिर्फ डीएनए होगा और कोई वायरस ऐसा होगा जिसमें सिर्फ हमारा आरएनए होगा। तो ये दोनों फंडे हमारे होते हैं। तो जिसमें सिर्फ डीएनए होता है उसको हम यहाँ पे एक तरह से एडिनो वायरस हमारा हो गया, या जिसमें आरएनए होता है इसमें आरओ वायरस हो गया। तो ये हमारे इसके एक तरह से वो हो गए नाम हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वायरस क्या करेंगे, जैसे बॉडी में जाएंगे, मान लो हमारे सेल वगैरह के टच होंगे, सेल में टच होकर क्या करेंगे, ये एंट्री मार देंगे और एंट्री मार के अपनी इस प्रोटीन लेयर को हटाएंगे और जो इनका मेन जीनोम वाला पार्ट है उसको यहाँ रिलीज कर देते हैं। और अब ये मान लो हमारे इस वाले यानी कि हमारी बॉडी के सेल के अंदर रिलीज हो गया ना, तो अब ये हमारी बॉडी का जो सेल है ना उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करेगा, यानी कि जो भी सारा कुछ है जहाँ पे हमारे सेल का पॉलीमर एंजाइम ये सब क्या करेगा, अब हमारे सेल का इस्तेमाल करेगा और हमारे सेल का इस्तेमाल करके अपने आप को यहाँ पे ग्रोथ करेगा, नए नए डीएनए और आरएनए बनाएगा। इसीलिए ये डेंजर है, क्योंकि ये हमारे सेल को, यानी कि अब देखो बैक्टीरिया वायरस का एक सेल हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है तो उसमें हमारी बॉडी का एक सेल खत्म हो रहा है, यानी कि ये क्या आएगा, उसके बाद क्या करेगा, जैसे यहाँ पे पूरा बन जाता है देन ये हमारे बॉडी के बाकी के जो आस पड़ोस के सेल है उनको यहाँ पे मतलब डैमेज करना शुरू कर देगा, पूरा इस तरह से इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। और इस तरह क्या होता है कि ये वायरस पूरी बॉडी में हमारा फैलना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने मूवी सब में देखा होगा कि भाई वायरस बहुत डेंजर है, बॉडी में फैल रहा है, ये सब आपने सुना होगा। तो ये बॉडी में ना बहुत ज्यादा डेंजर तरीके से पूरा स्प्रेड हो जाता है और इसीलिए आप लोगों ने इसको वायरल बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज हमारी मतलब रील बहुत ज्यादा फैलने लग जाए या कोई मीम वगैरह मतलब फैल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वायरल हो गया, क्योंकि वायरस भी हमारा ऐसे ही फैलता है जैसे हमारी ये चीजें बने फैल गई। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे वो एजेंट या वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे क्या करेंगे, वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस की वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा ना उसको ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे जो वायरस है इसका मेन काम क्या था, अपने आप को रेप्लिकेट करना, तो इसकी रेप्लिकेशन को रोक कर ये अपना काम करते हैं। अब ये ना हमारे वायरस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे काम करेंगे, जैसे हमारे डीएनए की सिंथेसिस को रोकना या प्रोटीन वगैरह जब बना रहे हो तब रोकना, तो ऐसे ये पूरा हमारे इसको रोक देते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखो वैसे तो हम इसको सिंपल इस तरह कर सकते हैं जो हमने अपने नोट्स में किया था, जैसे हमारे ये एंटी हर्पीज वायरस होते हैं तो ये क्या करेंगे, हर्पीज सिंप्लेक्स जो हमारे वायरस होते हैं ना उससे हमको बचाएंगे और उसकी वजह से जो बीमारी वगैरह चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं ना उनसे हमको राहत देते हैं। देन यहाँ पे ये एंटी रेट्रो वायरस हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे रेट्रो वायरस होते हैं ना उनको ये मारेंगे और उनसे हमको बचाएंगे। अब ये हमारे बेसिकली काम आएंगे, जो हमारे एचआईवी इन्फेक्शन होता है ना वो हमारे रेट्रो वायरस होता है उससे हमको बचाते हैं। बाकी इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। अब जो हमारे एंटी हर्पीज वायरस जैसे हमारा एसाइक्लोविर है ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा, इससे हमारी वायरल डीएनए से रुक जाती है। एग्जांपल हमारा एसाइक्लोविर हो गया। देन हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हमारा जीडोविडिन हो गया। देन हमारा प्रोटीज इनहिबिटर्स के अंदर हमारे वायरल मैच्योरेशन को रोकता है, यानी कि वायरस हमारा मैच्योर नहीं हो पाता जिससे वो बाहर नहीं आ पाता, जो हमारा राइटोनाविर हो गया। तो ये हमारे पूरे एग्जाम्पल हो गए। अब इनके बारे में आगे थोड़ा और बात करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ आता है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसाइक्लोविर विद सिंथेसिस। तो देखो एसाइक्लोविर क्या करता है, जैसे मान लो ये हमारा वायरस है तो ये क्या करेगा, नॉर्मल पहले वायरस के अंदर जाएगा और जब वायरस वाले सेल के अंदर जाएगा, वैसे सेल तो हमारा ही था, वायरस ने कब्जा कर लिया, तो जब वायरस के सेल के अंदर जाएगा तो ये हमारा टी के एंजाइम की मदद से क्या होता है मतलब यहाँ पे फॉस्फेट में पूरा कन्वर्ट हो जाता है और जब कन्वर्ट हो जाता है तो वहां जाके ये क्या करेगा कि वहां पे जाके सिंपल हमारे डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा और जब इसके साथ जाके बाइंड करेगा तो ये डीएनए देखो ऐसा था, अब डीएनए हमारा रेप्लिकेट कर रहा था तो ये डीएनए हमारा रेप्लिकेट करना रुक जाएगा। दूसरा क्या है, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ना हमारा अंदर लगा होता है, यानी कि पूरा जो हमारा ये होता है इसके अंदर लगा होता है, तो ये क्या करेगा ना खुद भी उसमें यानी कि जो ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और इन्वॉल्व होकर क्या करेगा, इसकी टर्मिनेशन कराता है। तो टर्मिनेशन से क्या है कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट है हमारे टूटना शुरू हो जाता है और डीएनए हमारा खत्म हो जाता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, एक तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जाकर रोक रहा है, जिससे क्या होगा हमारा जो वायरस है वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया तो इससे क्या होगा, हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट वगैरह टूट जाएंगे और इस तरह ये अपना काम करता है। और ये हमारा बनता कैसे है, तो ये हमारा गुइनिन डेरिवेटिव के द्वारा बनता है, जैसे आपको ये पूरा दिख रहा होगा इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये देखो मेन आपको ये गुइनिन हो गया, तो यहाँ पे इसी जगह पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है और हमारे जो पूरा का पूरा जो है एसाइक्लोविर यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। सिंथेसिस थोड़ी लॉन्ग में आप लोग अच्छे से देख लेना। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जीडोविडिन। तो देखो हमें जीडोविडिन के बारे में बताना, और ये भी हमारा एंटीवायरल होता है, पर ये हमारा उनके खिलाफ काम करता है जिनमें क्या होता है हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह। अब आरएनए आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएनए है तो भाई इनको अगर अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले आएंगे और आरएनए से बनाते हैं डीएनए, और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और ये क्या करेगा डीएनए बनाएगा और देन डीएनए
आगे जाके प्रोटीन आ रहा है ये सब बनाता है। तो यहाँ पर जो ड्रग्स हमारे क्या करेंगे, ये इसी एंजाइम यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देंगे, और जब ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा, मतलब ये रेप्लिकेट अपने आप को नहीं कर पाएगा। तो इस तरह वायरल की रेप्लिकेशन रुकती है और हमारा स्प्रेड उनसे बचता है। अब ये मोस्टली ना हमारे जो एचआईवी इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि भाई जो एचआईवी है इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या है, और आखिर एचआईवी को इतना ज्यादा घातक यानी कि डेंजरस क्यों माना जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसमें ड्रग हमारा एक तो जीडोविडिन हो गया, इसके अलावा हमारे इसके लिए हम यहाँ पे लेमिविडिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे इसके बारे में यानी कि जीडोविडिन के बारे में, कई बार ये और ये हमारा आ जाता है। अब इसी में हमारा एक और आ जाता है यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताना है प्रोटीएज इन्वेटर का। तो देखो ये भी हमारे एंटीवायरल ड्रग होते हैं और ये भी एचआईवी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये करेंगे क्या, तो ये इन्वेट करते हैं वायरल के प्रोटीएज एंजाइम को, यानी कि वायरस के अंदर का जो प्रोटीएज एंजाइम है उसको करेंगे। और ये हमारा किसमें करता है, जैसे हमारी वायरल की प्रोटीन बनती है या मैच्योरेशन वगैरह होती है ना, उसमें ये रोकेगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारा वायरस है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा और इससे हमारा वो आगे स्प्रेड नहीं हो पाएगा और इन्फेक्शन वगैरह कॉज नहीं कर पाएगा। इसमें हमारा राइटोनावीर या हमारा सेकोनावीर आता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी फंगल एजेंट। तो ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन में हमारी हेल्प करेंगे यानी कि उसको ट्रीट करने में। अब फंगल में कैसे करते हैं, तो जैसे ये फंगाई का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो फंगाई की जो सेल वॉल है ना वो हमारी कुछ इस तरह की होती है और यहाँ पे बीच में हमारा एर्गोस्ट्रॉल नाम का कंपोनेंट पाया जाता है। जैसे नॉर्मल हमारे में आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल वगैरह पाया जाता है, पहले यहाँ पे ना एर्गोस्ट्रॉल पाया जाता है। और ये ड्रग हमारे क्या करते हैं, एंटी फंगल वाले ऐसे एर्गोस्ट्रॉल को जाके इनहिबिट करेंगे। और जब इसको इनहिबिट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पे बीच बीच में हमारा एर्गोस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। और जब एर्गोस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे देखो इस तरह के हमारे छेद हो जाते हैं। तो अब जो इसके अंदर का कंटेंट है वो हमारे यहाँ से लीक हो जाएगा और लीक हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो हमारा फंगल सेल है वो यहाँ पे रप्चर हो जाएगा और हमारा मर जाता है। इस तरह ये हमारा काम करता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा आता है पॉलीइन, और एक आध बार आपका क्वेश्चन इस तरह भी आया कि आपको पॉलीइन के बारे में लिखना है। तो ये आपका डायरेक्टली जो है एर्गोस्ट्रॉल के साथ जाके बाइंड करेगा और आपकी मेम्ब्रेन को यहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा। इसमें हमारा ड्रग आता है एम्फोटेरसिन बी। फिर हमारे एजोल्स आते हैं जो आपकी एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को यहाँ पे बनने से रोकेंगे। देखो ये बनी हुई को मार रहे हैं, ये बनने ही नहीं दे रहे हैं। देन थर्ड हमारा आता है ये स्क्वेलिन एपोक्सिस एंजाइम को रोकेगा जो अल्टीमेटली जाके आपकी जो सेल वॉल सिंथेसिस है इसको यहाँ पे इनहिबिट करेगा। तो ये हो गया आपके एंटी फंगल एजेंट के बारे में। बाकी यहाँ पे इसका मैकेनिज्म आता है, देखो सिंपल क्या है कि जो एम्फोटेरसिन और एजोल्स है ना ये हमने क्या करेंगे फंगल इन्फेक्शन से बचाएंगे। अब एम्फोटेरसिन मैंने बता दिया कि ये जैसे ही बाइंड करेगा हमारे एर्गोस्ट्रॉल के साथ में ये इनहिबिट करेगा इसको, और मतलब इसको क्या करेगा टारगेट करेगा और इसको मारेगा। और इससे क्या होगा कि ये हमारी हटेगी यहाँ पे एर्गोस्ट्रॉल, तो ऐसे छेद होंगे और ये पूरा रप्चर हो जाएगा। इसी तरह काम करता है, इनकी लीकेज कर देगा। और जो हमारे एजोल्स है ये क्या करता है, ये एंजाइम एक होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, इसको जाके ब्लॉक करेंगे। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो इससे एर्गोस्ट्रॉल हमारा बनना बंद हो जाएगा। और जब ये बनेगा नहीं तो भाई आपको बताया कि सेल वॉल ही नहीं रहेगी, तो भाई पूरा हमारा ड्रग मर जाएगा। तो इस तरह ये दोनों ड्रग अपना काम करते हैं। एग्जांपल हमारा एम्फोटेरसिन हो गया और एजोल्स के अंदर हमारा कीटोकोनाजोल आ जाता है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिफाइन एंटी प्रोटोजोल एजेंट विद एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे क्या एंटी प्रोटोजोल है, मतलब यहाँ पे क्या कि ये ऐसे ड्रग्स होंगे जो हमारे प्रोटोजोआ से हमको बचाएंगे, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को ट्रीट करेंगे। अब इसमें हमारा प्रोटोजोआ में कौन आता है, अमीबा आता है या हमारा गिर्डिया आता है। तो इससे जो हमारी बीमारी होगी उसको ट्रीट ये करेंगे। अब ये कैसे काम करते हैं एंटी प्रोटोजोल वाले, तो ये सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा प्रोटोजोआ जैसे हमारी अमीबा वगैरह है तो इसके डीएनए को डैमेज करेंगे या इसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको इनहिबिट करेंगे। अब ये मोस्टली कहाँ काम करते हैं, जैसे ये जो है ना अमीबा वगैरह ये हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में मोस्टली मतलब जाके डैमेज करते हैं, या इसके अलावा कई बार हमारे सिस्टमैटिक में भी घुस जाते हैं, यानी कि ब्लड में चले जाते हैं। तो ये दोनों ही केस में हमारी हेल्प करेंगे। इसमें हमारा मेट्रोनिडाजोल आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, और इधर हमारा टिनिडाजोल आता है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इसमें मेट्रोनिडाजोल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये एक हमारा ना नाइट्रोइमिडाजोल का डेरिवेटिव होता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या कि ये इमिडाजोल की रिंग है और यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ये नाइट्रोइमिडाजोल का डेरिवेटिव होता है जो यूज करते हैं एज अ एंटी प्रोटोजोल एंड एंटी बैक्टीरियल ड्रग की तरह। मतलब देखो सिंपल क्या होता है कि ये क्या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को मतलब एक तरह से मान सकते हैं। मान लो ये कोई हो गया, मान लो ये अमीबा हो गया या बैक्टीरिया वगैरह हो गया, तो जो एनारोबिक होता है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना वहां जाके ये काम करेगा। कैसे, तो जैसे ये यहाँ पे जाएगा, मान लो ड्रग के मतलब जो हमारा प्रोटोजोआ है उसके अंदर घुसा, या मान लो कोई हमारा बैक्टीरिया उसके अंदर घुसा, तो वहां जाके ये रिड्यूस हो जाएगा एनारोबिक कंडीशन में, किसमें नाइट्रोल में, यानी कि जो ये फ्री रेडिकल्स है ना इनमें बन जाएगा। यानी कि मान लो ये एन है तो यहाँ पे ये ओ और ये फ्री रेडिकल हमारे बन जाएंगे इस तरह। और जब ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे तब जाके क्या करेंगे, ये हमारे डीएनए को वहां पे डैमेज करेंगे, हमारे नहीं मतलब अमीबा के, और अमीबा के डीएनए को पूरा डैमेज करके क्या करेंगे उसको वहां तोड़ देंगे। और जब डीएनए नहीं रहेगा तो ये पूरा काम नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा डीएनए के स्ट्रैंड का पूरा ब्रेकेज हो जाता है। इस तरह ये हमारे काम करते हैं। अब इनकी खासियत क्या है, एनारोबिक है, इसीलिए जो हमारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक होते हैं उनमें भी हमारा हेल्प करेगा और डीएनए को डैमेज करेगा। तो ये हमारा एमीबाइसिस यानी कि जो अमीबा की वजह से होता है। इसके अलावा जो एनारोबिक बैक्टीरिया वजह इन्फेक्शन होता है उन समय हमारी हेल्प करेगा। जैसे एग्जाम्पल मेट्रोनिडाजोल हो गया जिसका मेन हो गया। देन हमारे यहाँ पे आता है डिफाइन एंथाइलमेंटिक विद क्लासिफिकेशन, ये स्ट्रक्चर आप इसका देख लेना। अब एंथाइलमेंटिक क्या
क्या करते हैं, तो ये हमारे वो ड्रग होते हैं जो हेलमेंथिक, यानी कि हेलमेंथिक हमारे कुछ पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं। अब वर्म्स वाला इस तरह के छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, तो वो अगर मान लो हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं तब ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो उनसे बचाने के लिए हमारे यहाँ पे एंथेलमेंटिक ड्रग्स को बनाया गया। तो ये क्या करेंगे, इन कीड़ों को या तो मार देंगे या हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। अब ये काम कैसे करते हैं, तो ये सिंपली क्या करेंगे, जैसे जो हमारे कीड़े वगैरह होते हैं ना, इनको हमारी बॉडी यानी कि जैसे मान लो ह्यूमंस के अंदर चले गए, तो ह्यूमंस के अंदर से इनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रहती है, एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि एनर्जी मेटाबोलाइज की पूरी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि ये जो पैरासाइट्स वगैरह ये एनर्जी ग्लूकोज अपटेक नहीं कर पाएंगे, और जब ग्लूकोज अपटेक नहीं कर पाएंगे तो इनके पास एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सूख के पैरालाइज हो जाएंगे और पैरालाइज होकर मर जाते हैं। इस तरह ये अपना ड्रग अपना काम करते हैं। इसमें हमारी क्लासिफिकेशन में आता है बेंजीमेडाजोल हो गया, फिर पिपराजीन डेरिवेटिव्स हो गए, फिर हमारे कुछ मिसलिनियस हो गए। अब जो बेंजीमेडाजोल है ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, जैसे हमारा एल्बेंडाजोल हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पिपराजीन के अंदर आता है, ये पैरालिसिस करेंगे, इसमें हमारा डाईइथाइल कार्बाजिपिन हो गया, और इधर हमारा मिसलिनियस में हमारे जैसे इवरमेक्टिन वगैरह आ गया। अब मेन ड्रग हमारे होते हैं एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल। तो इनके बारे में बात करते हैं कि ये दोनों अपने काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो एल्बेंडाजोल होते हैं ये क्या करेंगे, ये होते हैं ये माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जो हमारे ये होते हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे, ये क्या करते हैं ना, इस तरह के माइक्रोट्यूबुल पूरा फॉर्म करेंगे, यानी कि ये मान लो ट्यूबल्स वगैरह, उनको पहले बीटा ट्यूबुलेंस को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद ये माइक्रोट्यूबुल करके इस तरह पूरा बन जाते हैं। और जब माइक्रोट्यूबुल बन जाएंगे देन ये क्या करता है, ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर जो हम लोग ग्लूकोज वगैरह ले रहे हैं उस ग्लूकोज को अपटेक करते हैं अपनी बॉडी में, और उस ग्लूकोज की वजह से क्या है, ये लोग जिंदा रहते हैं। ये इनका मेन काम है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ग्लूकोज अपटेक को रोक देंगे। कैसे रोका, इन्होंने बीटा ट्यूबुलिन के साथ जाके बाइंड कर गए, और जब बीटा ट्यूबुलिन के साथ जाके बाइंड कर गए तो ये माइक्रोट्यूबुल भी हमारी नहीं बनेगी, और जब ये माइक्रोट्यूबुल की सिंथेसिस नहीं होगी तो यहाँ पे ग्लूकोज अपटेक का जो पूरा फंडा है वो हमारा नहीं होगा, तो इससे ग्लूकोज हमारा अपटेक नहीं होगा, और जो एनर्जी डिप्लीशन है, यानी कि जो इनके बॉडी में पहले से एनर्जी थी वो हमारी खत्म होती जाएगी, खत्म, और इससे हमारे जो ये पूरे के पूरे वॉर्म्स है वहाँ पे मर जाते हैं। तो इस तरह ये अपना पूरा काम करते हैं। इसमें ड्रग हमारे एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल आते हैं, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा मेबेंडाजोल का। ठीक है, अब हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है डाईइथाइल कार्बाजिपिन। अब ये डाईइथाइल वाला नहीं, हमारा इसी का एग्जांपल है, यानी कि जो हमारे मेन यहाँ पे डेरिवेटिव्स है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात की जाए तो ये भी हमारे एक एंथेलमेंट ड्रग होता है, और ये जो फ्लेरिस इन्फेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो बॉम्ब्स वगैरह है ना, आपने शायद कभी सुना होगा कि हाथी जैसा पैर हो जाता है, थोड़ा सूज जाता है बहुत ज्यादा, लिम्फ वगैरह पूरे बड़े हो जाते हैं, उसको हम एलिफेंटिस बोलते हैं, क्योंकि हाथी जैसा देखने में लगता है। उसका एग्जैक्ट वर्डिंग हमारी होती है फिलेरियल इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन ना हमको एक तरह से माइक्रोफिलेरिया यानी कि इसी का पार्ट होता है, जो हमारे पैरासाइटिक बॉम्ब्स है ना इन्हीं के अंदर का पार्ट होता है, इसकी वजह से हो जाता है। तो ये ड्रग हमारे कैसे काम करेंगे, ये जो माइक्रोफिलेरिया वगैरह होता है ना, इनको इमोबलाइज कर देंगे, यानी कि जैसे ही जाएंगे उनको वहां पे ऐसे रोक देते हैं, इमोबलाइज कर देंगे, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा देंगे। तो अब एक बार ये इमोबलाइज हो गए, यानी कि मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहे, और इधर हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, इसको उठाएगा और हमारी बॉडी से बाहर फेंक देता है। इस तरह ये पूरे काम करेंगे। तो ये मेनली हमारे लिम्फेटिक फिलराइज में काम करते हैं। एग्जाम्पल हमारे जैसे फिलैरिस कंडीशन में काम करेंगे और लॉइसिस में काम करेंगे ये डाईइथाइल कार्बाजिपिन। अब ये ना मोस्टली हमारे सिट्रेट की फॉर्म में होता है, यानी कि अकेला नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारा पूरा डाईइथाइल कार्बाजिपिन का हो गया, और ये हमारा सिट्रेट का हो गया, और दोनों मिला के हमारा बनता है डाईइथाइल कार्बाजिपिन सिट्रेट। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई सल्फोनामाइड। अब देखो सल्फोनामाइड ना हमारे सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होते हैं, यानी कि इनको सिंथेसाइज किया गया है। अब इसकी ना खोज बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। जैसे पहले आपको बताया कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते थे और वो पूरे इस्तेमाल हो रहे थे। तो यहाँ पे ना एंटीबायोटिक में जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उसको कलर करने के लिए हम डाई का इस्तेमाल करते थे, और डाई हमारी क्या करते हैं, उनको कलरफुल दिखाती थी कि मर गए कि नहीं मर गए। तभी एक हमारी डाई इस्तेमाल की गई, और उस डाई में क्या देखा गया कि उस डाई के एरिया के जो बैक्टीरिया थे वो हमारे मर गए। तो उन्होंने देखा कि उस डाई का कमाल है, और जब उस डाई को पूरी खोज भी नहीं की गई तब पता चला कि उस डाई के अंदर एक हमारा कंपाउंड सल्फोनामाइड, उसकी वजह से ये पूरे पूरे हमारे बनते हैं ड्रग। और तभी से जो हमारे सल्फिन एनालिड थे ना, सल्फो एनालिड थे, उनके अंदर से हमारे जो है सल्फोनामाइड ये पूरे पूरे बनाए गए, और ये सल्फोनामाइड देन हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने लगे, किसके अंदर में, हमारे बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फोनामाइड हमारे सिंथेटिक होते हैं, क्योंकि डाई के अंदर से मिले हैं, तो सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होते हैं जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देते हैं। अब ये हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइटिक दोनों की तरह काम करेंगे। मोस्टली हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, अगर हम इनको ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरियोसाइटिक की तरह भी काम करेंगे, पर ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, और मेनली हमारे जो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ अपना काम करते हैं। अब ये हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं। पहले हमारे होते हैं शॉर्ट एक्टिंग, मतलब क्या है कि इनका रैपिड एलिमिनेशन है, बॉडी में जाएंगे जल्दी काम करेंगे, जल्दी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। एग्जांपल हमारा सल्फीसॉक्साजोल हो गया। फिर हमारे लॉन्ग एक्टिंग आते हैं, ये स्लो एलिमिनेशन है, यानी कि बॉडी में आएंगे बहुत ही स्लो काम करेंगे। इसमें हमारा सल्फाडॉक्सिन हो गया, लंबे टाइम तक करेंगे। फिर हमारे टॉपिकल है, इनको हम टॉपिकली इस्तेमाल करेंगे ओकली, और इसमें सल्फासिटामाइड होता है। अब इन्हीं के साथ में एक और आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक हमारा होता है मीडियम एक्टिंग। अब ये जो मीडियम एक्टिंग है
ना ये हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारा ड्रग आता है सल्फोमिथोक्साजोल, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये हमारा मीडियम एक्टिंग होता है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक नॉर्मल ऑप्टिमम टाइम के लिए ये काम करता है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे सल्फोमिथोक्साजोल हो गया और यहाँ यही सल्फोमिथोक्साजोल हो गया और यहाँ हमारा सल्फाडाइजिन हो गया। अब यहाँ पे हमारा कई बार इसका सार आ जाता है। तो सार की खासियत क्या होती है कि इसमें आपको ये पूरा बना हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पे S11O होता है, यहाँ NH और यहाँ पे R यानी कि कोई भी चैन हमारी जुड़ी होती है। अब ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारा जो पैरा होता है, एक ना पावा होता है। अब पावा का क्या होता है, जैसे ये हमारा प्रेजेंट है और यहाँ पे देखो ऊपर ये लगा है ना NH2, तो यहाँ पे NH2 लगा होता है और नीचे बस हमारे यहाँ पे COOH लगा होता है। तो ये हमारा ना पावा का स्ट्रक्चर है और पावा क्या करता है, जो हमारा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उनके अंदर ये पावा क्या करेगा, जो आगे जाके हमारा मतलब डाई हाइड्रोफोलिक एसिड बन रहे थे, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड बन रहे थे, उसके बाद वही आगे जाके हमारा DNA RNA बन रहे थे ना, उसमें ये हमारा हेल्प करता है। यानी कि ये एज अ रॉ मटेरियल की तरह हमारा इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया के DNA RNA के बनाने में, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट काम हो गया। तो ये जो सल्फोनामाइड है इनका ये वाला पार्ट ना हमारा कुछ पावा के जैसा सिमिलर होता है, इसीलिए इनका यही मतलब मेन पार्ट है, आगे बताएंगे। तो ये मेन आपका हो गया, ठीक है, पैरा अमीनो ग्रुप हो गया एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अगर आप ये हटा दोगे तो ये पावा के जैसे नहीं लगेंगे और अगर पावा के जैसे नहीं लगेंगे तो ये अपना काम नहीं करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ पे हमारा सल्फोनामाइड मतलब ग्रुप लगा होता है, तो ये हमारा एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। ये उसको कॉपी करेगा और ये क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को मारने में यानी कि रोकने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन यहाँ पे जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अगर हम इसमें सब्सटीट्यूशन लगाते हैं यानी कि ये हो गया या ये हो गए, तो यहाँ पे आपको होता है कि सब्सटीट्यूशन लगाते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी एंड पोटेंसी पे अफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल हमारा सल्फोमिथोक्साजोल हो गया या हमारा सल्फाडाइजिन हो गया। अब यहाँ पे हमारा आता है कि सल्फोनामाइड के क्या मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये काम कैसे करते हैं। तो देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो पावा को लेगा, इसके बाद ग्लूटामेट को लेगा, फिर हमारे पिटाइडिन हो गए और इन सबका इस्तेमाल करेगा किसके लिए, फॉलिक एसिड बनाने के लिए। अब फॉलिक एसिड में ना पहले हमारा बनता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड और वो बनता है हमारा एंजाइम फोलेट सिंथेज की मदद से, यानी कि पहले इनका इस्तेमाल होकर ये एंजाइम बनाएगा हमारा DHA यानी कि डाई हाइड्रोफोलिक एसिड और देन यहाँ पे हमारा एंजाइम लगता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज और ये रिडक्टेज क्या करेगा, इस डाई हाइड्रो को हमारा कन्वर्ट कर देगा टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। तो ये जो हमारा टेट्रा हाइड्रोफोलिक वाला है ना, इसको ज़्यादा मैच्योर माना जाता है कि भाई ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों हमारे बनते हैं और दोनों को यहाँ फॉलिक एसिड बोलते हैं और ये जो हमारे फॉलिक एसिड बनते हैं ना, यही आगे जाके हमारे लिए DNA और RNA बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई। अब यहाँ पे जो सल्फोनामाइड है, मैंने क्या बोला, इसका स्ट्रक्चर ना सिमिलर होता है हमारा पावा की तरह। तो ये क्या करेगा, जब हम बॉडी में देंगे ये बैक्टीरिया के पास जाएगा और बैक्टीरिया को झांसा देगा, यानी कि वो क्या करेगा, इस पावा की जगह खुद जाके लग जाएगा और जब खुद जाके लगेगा तो पावा हमारा कनेक्ट होता है इस एंजाइम से और देन ये एंजाइम को एक्टिवेट करेगा कि एंजाइम हमारा जो है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड को बनाएगा। लेकिन जब पावा की जगह हमारा सल्फोनामाइड लगेगा तो भाई वो तो असली पावा नहीं है, वो तो नकली है। तो वो क्या करेगा, वो जब इसके साथ जुड़ेगा इस एंजाइम के साथ तो इसको जाके ब्लॉक कर देगा और जब इसको जाके ब्लॉक कर देगा तो अब ये एंजाइम क्या करेगा, आगे अपना काम नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे डाई हाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बना पाएगा और इससे हमारा ये नहीं बनेगा और जब ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो DNA RNA इसकी सिंथेसिस थोड़ी सी रुक जाती है और रुक जाएगी तो इसी तरह ये हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करेगा और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं अपने काम के लिए। तो ये हमारे एंटीबैक्टीरियल ड्रग होते हैं जो ट्रीटमेंट को ट्रीट करेंगे, मतलब इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। देन ये हमारे फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, किसके साथ, पावा के साथ कंपीट करके और इससे हमारी DNA RNA की जो सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है और इससे हमारे बैक्टीरिया जो ग्रो होता है वो हमारी रुक जाती है। एग्जाम्पल ये देख लो। और सल्फामिथोक्साजोल का ये पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता है सल्फा एसिटामाइड एंड सल्फामिथोक्साजोल के यूजेस के बारे में। तो ये दोनों ही हमारे सल्फोनामाइड के एंटीबायोटिक होते हैं और ये मेनली हमारे क्या करेंगे, आई इन्फेक्शन में मतलब मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया ग्रोथ है उसको ये रोकेंगे। तो आई इन्फेक्शन एंड UTI ये मेन है। इसके अलावा मैं लिख सकते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो देखो फॉलेट रिडक्टेज के जो हमारे ये था ना, यही होता है एक्चुअल में, यानी कि ये क्या करेंगे कि जो बीच का था यानी कि फॉलेट सिंथेज और जो यहाँ पे था डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इन दो एंजाइम को रोकने में हमारा काम करते हैं फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर और ये इसको रोकेंगे और रोक के क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलिक एसिड को बनना रोकेंगे और जब बनना रुक जाएगा तो DNA RNA ऑटोमेटिक रुक जाते हैं। तो ये भी इसी तरह काम करेंगे। अब इसमें ड्रग हमारा मेन आता है ट्राइमिथोप्रिम जो मेनली इस्तेमाल किया जाता है, बाकी ये ना कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर का पार्ट आता है ट्राइमिथोप्रिम। तो ट्राइमिथोप्रिम एक हमारा एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है और ये मेनली हमारा सल्फोनामाइड के साथ दिया जाता है। यानी कि ट्राइमिथोप्रिम क्या करता है, यानी कि हमारे फॉलिक क्या करते हैं कि ये इस वाले की यानी कि जो हमारा डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम था ना, ये वाला था, इसको जाके रोकते हैं इस वाले को, ठीक है। और जो हमारे सल्फोनामाइड थे वो क्या करते हैं, वो इस वाले को रोकते हैं। तो यहाँ पे ना इनको कंबाइंड में दे देते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे सल्फामिथोक्साजोल प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे ट्राइमिथोप्रिम, इन दोनों को जोड़ देंगे और जब दोनों को जोड़ के एक साथ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फामिथोक्साजोल हमारा काम करेगा फॉलेट सिंथेज में और जो हमारा ट्राइमिथोप्रिम वो काम करेगा इस वाले में। तो इससे क्या होगा कि ना हमारा DHF बनेगा और अगर हमारा डाई हाइड्रोफोलिक एसिड बन भी रहा है तो हमारा टेट्रा नहीं बनेगा और इससे क्या होगा,
कि हमारा जो फॉलिक एसिड है वो कंप्लीट रुक जाएगा, यानी कि फॉलिक एसिड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और जब फॉलिक एसिड की इनहिबिशन कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारा बैक्टीरियोसाइडल की तरह काम करेगा, यानी कि ये इन दोनों को रोकने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह ट्राईमीथोप्रेम अपना काम करता है कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर में। और इनको जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि सल्फा मिथोक्साजोल और ट्राईमीथोप्रेम, तो इसको हम यहाँ बोलते हैं को ट्राइमोक्साजोल। और ये आपका कॉलोजी के अंदर भी क्वेश्चन आता है, तो कई बार लॉन्ग में को ट्राइमोक्साजोल के बारे में भी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल अकेले अकेले काम करेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह, लेकिन जैसे इनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ये बैक्टीरियोसाइडल की तरह काम करेंगे और अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा सल्फोनामाइड के बारे में, कोट्राइमोक्साजोल के बारे में, ट्राईमीथोप्रेम के बारे में। अब इसमें एक लास्ट पार्ट हमारा बचता है डेप्सोन के बारे में। तो डेप्सोन ना हमारे एक सल्फोन का ड्रग होता है और ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों एजेंट की तरह काम करेगा। ये हमारे लेप्रोसी में और हमारे डर्मेटाइटिस में हेल्प करेगा। अब ये भी ना हमारा फॉलिक एसिड सिंथेसिस की तरह काम करेगा। और ये जो डेप्सोन है ये हमारा ना इस जगह, यानी कि जो सिंथेस वाला एंजाइम था यहाँ पे जाके अपना काम करता है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब ये हमारा लेप्रोसी में और इसके अलावा जो हमारा डर्मेटाइटिस आरपी टाइप हो गया, यानी कि ये मान लो हमारे स्किन वगैरह पे इन्फ्लामेशन हो गया, ईची रेजेस हो गए, इन सब पे हमारे हेल्प करेगा उसको ट्रीट करने के लिए। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन ड्रग डिजाइन विद अप्रोचेस। तो यहाँ पे ड्रग डिजाइन के बारे में बात करना है। तो देखो ड्रग डिजाइन एक हमारी पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नए नए अपने ड्रग्स को बनाते हैं। लेकिन ये इसके बारे में पढ़ क्यों नहीं, ये तो हम नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है और हमें ना टारगेट चूज करते हैं कि भाई हमें किसके लिए ड्रग को बनाना है। तो मान लो हम चाहते हैं कि हमें इस वाले एंजाइम के लिए ड्रग को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने ड्रग को इसके जैसे, यानी कि देखो इस शेप में बना रहे हैं कि भाई ये इसमें आराम से जाके हमारा फिट होता है। तो ये हमारा होता है एक तरह से ड्रग डिजाइन। यानी कि ड्रग डिजाइन एक हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हम नए नए ड्रग को बनाते हैं बेस्ड ऑन दी बायोलॉजिकल टारगेट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो टारगेट है जहां के लिए हम ड्रग को बना रहे हैं उसी के बेसिस पे, यानी कि उस टारगेट के बेस पे हम यहाँ पे अपने ड्रग को डिजाइन करते हैं। और ऐसा करेंगे तो भाई हमको मैक्सिमम थेरापेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली उस ड्रग को इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि वो यहाँ पे जाके अपने टारगेट पे जाके बाइंड करेगा और इससे हमें मिनिमम टॉक्सिटी मिलेगी। अब इसकी अप्रोचेस क्या होती हैं, तो इसमें ना 3-4 होती हैं। जैसे हमारे एक स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन है, यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो टारगेट है ये प्रोटीन ना, इसके बेस पे हम यहाँ पे ड्रग को तैयार करते हैं और देन ये अपना काम अच्छे दिखाएगा, जैसे एंजाइम इनहिबिटर हो गया या और भी हमारे काम हो गए। देन हमारे जैसे हमारा सल्फोनामाइड हो गया, इसमें स्ट्रक्चर बेस में हम यहाँ पे सल्फोनामाइड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सल्फोनामाइड हमने स्पेशली बनाया था कि वो पावा के जैसा देखने में हो। फिर हमारे लिगेंड बेस्ड आते हैं, इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे ड्रग के बेस पे बनाते हैं। अब भाई ड्रग हमारा कहीं काम करेगा, तो यहाँ पे क्या है कि हम डिफरेंट ड्रग लेते हैं, मान लो 500, 1000, 10,000 ड्रग लेते हैं, उनको हम यहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे और ये देखेंगे वो ड्रग हमारा कहाँ पे जाके काम कर रहा है और उसी की वो दवाई बन जाती है। जैसे एक्सीडेंटली हमारी पेनिसिलिन की खोज हुई, तो पेनिसिलिन ने क्या किया, पेनिसिलिन बस हम अप्लाई कर रहे थे और उसने बैक्टीरिया को मार दिया, और बैक्टीरिया ने मार दिया तो हमने उसको एंटीबायोटिक बोल दिया। तो इसी तरह हमारा ये पूरा काम करता है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा हमारा रेशनल ड्रग डिजाइन होता है, कंप्यूटर एडेड होता है, यानी कि इन सब की आजकल जो है कंप्यूटर पे भरपूर तरीके से स्टडी हो रही है, तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्यूएसआर एंड इट्स इंपोर्टेंस के बारे में। तो क्यूएसआर के अंदर ना हमारे 4 वर्ड आते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव, और जो 3 वर्ड है एससीआर वो हमारा सार, ऑटोमेटिक हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो सार में हम क्या देख रहे थे, जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये मान लो ये हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, मान लो स्ट्रक्चर में हमने कुछ भी चेंज किया, तो इस पूरे ड्रग की क्या हो जाएगी, एक्टिविटी हमारी बदल जाएगी। और यही यानी कि स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक्टिविटी, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है ना, वही हमारा सार कहलाता है। शायद आप लोगों को कम समझ आ रहा होगा रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि यही हमारा ना पूरा पूरा सार कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात और यहाँ पे ऐड कर दी गई है क्यूएसआर के अंदर में, कि अब ये ड्रग है, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर चेंज किया। तो स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, साथ में हमारी इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, यानी कि जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, तो हमारा ये लाइपोफिलिक होने लग गया। वही मान लो मैंने इसमें ज्यादा OH ग्रुप जोड़ दिए, तो मेरा हाइड्रोफिलिक होने लग गया। तो स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूँ ना, उससे इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। अब देखो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो इससे इसका काम भी चेंज हो रहा है, यानी कि वही बात है यहाँ पे कि हम जैसे स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी चेंज हो रही है, लेकिन हमने क्या किया इसमें कि हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। अब जैसे हमने इसमें डालो OH वगैरह जोड़ दिए तो हाइड्रोफिलिक हो गया, और हाइड्रोफिलिक हो गया तो बॉडी से इजीली बाहर निकल आएगा। वही मान लो हम ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं तो लाइपोफिलिक हो गया, और लाइपोफिलिक हो गया मतलब सिंपल क्या है कि अब ये हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, ज्यादा मतलब पेनिट्रेट करेगा, ज्यादा एक्शन देगा, क्योंकि लाइपोफिलिक है तो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। तो यहाँ देख रहे हो कि कैसे हम स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, उससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उससे उसकी एक्टिविटी चेंज हो रही है। तो यही जो कंप्लीट स्टडी है इसी को हम यहाँ पे क्यूएसआर बोल देते हैं, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि एक मेथड है जो रिलेट करता है हमारे केमिकल स्ट्रक्चर को, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसको उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ में। अब ये हमारा क्या करता है, तो जैसे जो नए कंपाउंड वगैरह बनाते हैं तो उसकी एक्टिविटी हमारी क्या होगी ना, उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। एग्जांपल, अब जैसे मान लो ये है और हम यहाँ पे जब मान लो ज्यादा OH जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ज्यादा OH होगा तो ये हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोफिलिक बनेगा। तो यही हमारा पूरा क्यूएसआर हो गया। अब ये यूज करता है फिजियोकेमिकल पैरामीटर, जैसे हमारा लाइपोफिलिसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हो गए, इन सब का इस्तेमाल करता है जो हमारी पैरामीटर्स हो गए। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारा हैंड एनालिसिस आता है, हैमेट इक्वेशन आता है, ये सब आती है। अब देखो ये सब ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ, बस शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि भाई ये किस किस काम आते हैं, बहुत शॉर्ट में, और मैंने इक्वेशन आपको हर एक की यहाँ पे दे दी है।
तो इसमें हमारा पहला आता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब देखो ये पता है क्या करता है, ये सिर्फ हमको ये बताता है कि मान लो ये ड्रग है तो ये हमारा लाइपोफिलिक है या हमारा हाइड्रोफिलिक। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे पूरा मान लो एक बॉक्स हमने ले लिया जहाँ अपने पार्टीशन कोएफिशिएंट आते हैं, इनमें हमने बीच में क्या किया 50% हमने ऑयल डाल दिया, यानी कि मान लो ऑक्टेनॉल डाल दिया, 50% हमने वाटर डाल दिया। ड्रग को डालेंगे, डिजोल्व करेंगे, उसके बाद आधा घंटे बाद रख के रोक के फिर देख के निकालेंगे और ये देखेंगे कि ड्रग हमारा किस में ज़्यादा डिजोल्व हुआ। अगर वो मान लो लाइपोफिलिक यानी कि ऑक्टेनॉल या फिर ऑयल में डिजोल्व ज़्यादा हुआ मतलब वो लाइपोफिलिक है, अगर वो पानी में ज़्यादा डिजोल्व हुआ मतलब वो हमारा हाइड्रोफिलिक है। तो ऐसे हमको ये पूरा पता चल जाता है। इसके लिए फॉर्मूला हमारा आता है log p = x नॉट अपॉन x जीरो w, x नॉट या जीरो बोल सकते हैं, ये हमारा ऑयल के लिए है यानी कि ऑयल में कितना कंसंट्रेशन आया, और ये हमारा वाटर के लिए कि वाटर में कितना कंसंट्रेशन आया। अब जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा आया होगा उसी के नेचर का हमारा ड्रग हो जाता है, ये बात आप यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हेमेट इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। अब ये हमको क्या बताता है, जैसे मान लो कि हमारा ड्रग है, ठीक है, तो ड्रग में कई बार ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अब इस ड्रग में हमारे दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका मतलब क्या होता है, अब मान लो मैंने यहाँ पे ए जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था, तो ये क्या करेगा, इस जो हमारी कंपाउंड है इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को आपस में इधर खींच लेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन मतलब समझ लो कि इसके ऊपर पूरा वजन है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लेगा ना तो थोड़ी स्टेबिलिटी इसकी कम कर देगा, इससे हमारे ड्रग की ओवरऑल स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, मतलब इसके ऊपर का बोझ कम कर देगा। वही मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो मान लो बी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ऑलरेडी इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट करेगा तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे ये ग्रुप भी क्या कर रहे हैं, इसकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को कम या ज्यादा कर रहे हैं, वही होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पूरा फंडा है हेमेट इलेक्ट्रॉनिक, ये हमको ये बताता है कि जैसे अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप ऐड करते हैं तो इससे जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी पे हमारा क्या फर्क पड़ेगा वो हमारा ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा इज इक्वल टू log k अपॉन k नॉट, या बोल सकते हैं log k माइनस k नॉट। तो ये हमारा सिंपल है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का हो गया और ये इसका रेफरेंस हो गया, या मान लो अगर डोनेटिंग का निकालना तो ये डोनेटिंग का हो गया, ये इसका रेफरेंस हो गया, और हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो ये बताएगा कि भाई हमारी एक्टिविटी यहाँ पे कम होगी या फिर ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है टेफ्ट स्टेरिक पैरामीटर। तो ये हमको क्या बताता है, जैसे कई बार क्या होता है हमारा ड्रग्स है तो ड्रग के ऊपर कुछ ना बड़े बड़े ग्रुप जुड़ जाते हैं, जैसे मान लो ये जुड़ गए, बड़े ग्रुप जुड़ गए। तो अगर बड़े ग्रुप जुड़ गए ना तो बड़े ग्रुप से क्या होता है ना, स्टेरिक हिंड यानी कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बना के बड़े बड़े स्टेरिक हिंडें जुड़ जाती है। अब इससे क्या होगा, अब मान लो ये ड्रग का यहाँ पे है टारगेट मतलब रिसेप्टर साइट है, तो अब ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, बड़ा बाइंड हो गया। तो ये हमारा कहलाता है स्टेरिक इफेक्ट। और इस वाले जो पैरामीटर से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी ड्रग को अगर हम ऐसा बड़ा बल्कि ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उस ड्रग की एक्टिविटी पे हमारा क्या फर्क पड़ेगा। तो ये पैरामीटर मेजर करता है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ड्रग एक्टिविटी, यानी कि हमारी ड्रग की एक्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं और उसकी स्टेरिक इफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है बेसिकली साइज एंड शेप पे, यानी कि कैसा साइज है कैसा शेप है इस पर डिपेंड करेगा। अब ये क्यूआर स्टडी में हमारा प्रिडिक्ट करता है एक्टिविटी को। अब इसको निकालते हैं ES इक्वल टू log k अपॉन k नॉट, या लिख सकते हैं सिग्मा, यानी कि सॉरी यहाँ पे ES आएगा, तो ES इक्वल टू log k माइनस k नॉट। तो log हमारा ये है सब्स्टिट्यूशन के लिए, यानी कि जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और ये हमारा होता है रेफरेंस के लिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड हमारा होता है। तो देखो सिंपल है कि अगर हम बल्कि ग्रुप ऐड करेंगे तो इसकी जो अमाउंट है वो हमारी थोड़ी सी क्या आएगी, माइनस में ज्यादा मान एक तरह से क्या आएगी, ये है ना रेफरेंस, तो माइनस में ज्यादा आएगी। एग्जांपल जैसे देख लो, अगर CH3 ग्रुप ऐड करते हो तो इसका होता है ES बराबर -1.20 और 1.24, और ये हमारा क्या होता है एक्जैक्टली ये क्या करेगा, मतलब स्टेरिक इंडेक्स को थोड़ा बढ़ा देगा तो एक्टिविटी थोड़ी डाउन होगी। वहीं मान लो अगर कहीं पे अकेला H लगा हुआ है तो इसकी अप्रॉक्स हमारी 0 के बराबर होती है तो एक्टिविटी हमारी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये बस इतना देखो ड्रग की जो नेचुरल एक्टिविटी है वो तो रहेगी, बस इसमें ये है कि ये जो स्टेरिक जो हमारे बाकी के सब्स्टिट्यूशन है ये कितना इफेक्ट डाल रहा है, बस ये हमको पता लगाना होता है। देन हमारे यहाँ लास्ट आता है हेंथ एनालिसिस। अब ये ना हमारा QSR मेथड के अंदर होता है, और ये क्या होता है, अब देखो हमें अगर ड्रग को बनाना है तो हम ये अलग अलग थोड़ी पढ़ेंगे सबको, तो एक कंबाइंड यहाँ पे स्टडी बनाई गई है, और इसमें क्या होता है हर पैरामीटर को ये, तो अब हमें एक एक्जैक्टली वैल्यू पता चल जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होता है log 1/c इक्वल टू यहाँ पे A, B और C और ये K हमारे ये चारों कॉन्स्टेंट होते हैं। log P हमारी पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हो गई, यहाँ पे सिग्मा P सिग्मा हमारी हेमेट इलेक्ट्रॉनिक हो गई, यानी कि ये हमको बताएगा लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक नेचर, ये हमको बताएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड डोनेटिंग का नेचर, और यानी कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, और ये हमको बताएगा कि जो सब्स्टिट्यूशन का शेप है, साइज है या उसका स्टेरिक इफेक्ट है उससे क्या फर्क पड़ेगा, और एंड में ओवरऑल कांस्टेंट आ जाएगा। और इस सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो हमको ड्रग को बनाने में हेल्प करेगी कि ड्रग हमारा कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो ये सब पूरा हमारा इसमें हेल्प करेगा, तो ये हमारा ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है ड्रग मॉलिक्यूल्स को, जिससे हमें ड्रग की जो है बेटर एक्टिविटी देखने को मिल जाए।
तो हमारा अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिफाइन फार्माकोफोर मॉडलिंग के बारे में। अब देखो ये ना एक तरह का मॉडल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा ड्रग है तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे ना उन सबको एक तरफ हम यहाँ पे मतलब लिख के एक तरह से मान लो पूरा मॉडल बना के तैयार कर लेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, जब हम नए नए ड्रग बनाते हैं ना तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लो ये ड्रग है और हम यहाँ पे क्या है कि एक हमारा COH ग्रुप लगाए, एक OH ग्रुप लगाए, तो ये हमारा ना किसी की बाइंडिंग में या एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इस ड्रग का ये फीचर है कि ये बाइंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बस यहाँ पे वही होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई ड्रग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ में, या मान लो कोई एरोमेटिक रिंग कंटेन कर रहा है, तो ये सब क्या है ना उसके फीचर्स हैं कि भाई वो जो ड्रग है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो जो फार्माकोफोर मॉडलिंग है ये आइडेंटिफाई करता है हमारे किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के एसेंशियल स्ट्रक्चरल फीचर को, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर बना है उसकी वजह से उनकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियत है, और उसके बाद वो क्या करेगा, इन सबको अरेंज करेगा, यानी कि इट इंक्लूड अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप नीडेड फॉर इंटरेक्शन विद टारगेट। यानी कि अब ये हो गया ना, उसके बाद ये देखेगा कि जैसे टारगेट के लिए हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत जरूरी है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया। और देन इसकी मदद से यानी कि अब से ये पता चल गया, देन अगली बार वो करेगा इस स्टडी का या इनका इस्तेमाल करेगा नए ड्रग को डिजाइन करने के लिए और नए कंपाउंड को स्क्रीन करने के लिए, उनको टेस्टिंग करने के लिए। तो ये हमारा पूरा फार्माकोफोर मॉडलिंग हो गया। यानी कि मान लो कि एक तरह का ऐसा मॉडल है जो हमारे हर ड्रग की प्रोफाइल बना के रखता है और उसमें हर ड्रग के नए नए फीचर मतलब जो भी फीचर है उनको कंटेन करेगा और उन फीचर की मदद से ये पता लगाएगा, जैसे मान लो OH हमारा लाइपोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक करता है, COH हमारा एक्टिविटी में हेल्प करता है, ये सब पता चल गया ना। अब अगली बार जब हम नए ड्रग बनाएंगे उसमें हमें ये पता है कि अगर एक्टिविटी चाहिए तो हम यहाँ पे COH ऐड कर सकते हैं, या ये हमारा एसिडिक बनाएगा। मान लो हमें कहीं बेस करना है या मान लो हमें फ्री रेडिकल चाहिए तो हम वहाँ पे NO2 ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हमें क्या है, ये सब हमें इसी की मदद से पता चल रहा है। तो अगर हम एग्जांपल देखें कौन से फीचर हो सकते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या कहीं पे एरोमेटिक रिंग है, ये हमारे फार्माकोफोर मॉडलिंग हो गए। इनको थोड़ा डिटेल में देख लेना तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। देन मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होता है, तो ये हमारा एक कंप्यूटर टेक्निक होती है जो प्रिडिक्ट करती है कि जैसे हमारे ड्रग जो हम बना रहे हैं वो अपने टारगेट साइड पर जाकर बाइंड करेगा या नहीं करेगा और कैसा करेगा, ये हमको पता लगता है। अब एग्जाम्पल मान लो ये हमारा एक टारगेट साइट है और हम यहाँ पे ना लिगेंड इस तरह का बना रहे हैं, तो ये हम डिजाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला के यानी कि ये इसमें टैग करेंगे क्या इसमें जाके फिट होगा या नहीं होगा। अब ये तो स्ट्रक्चर बेस पे, लेकिन एक्चुअल में जब ये बनाया जाता है रियल में तो वहां पे ड्रग और टारगेट मेनली जैसे बॉडी की प्रोटीन वगैरह हो गया, तो वैसे ही हमारे आइसोलेट करके उनमें ये प्रेडिक्ट करके देखा जाता है कि क्या एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये हमारा ना कंप्यूटर एडेड होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही ये पूरी स्टडी हमारी की जाती है। एग्जांपल जैसे ड्रग एंजाइम, यानी कि ड्रग हमारा एंजाइम के साथ जाके बाइंड होगा या नहीं होगा, या प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन यानी कि प्रोटीन लिगेंड के साथ मिली यानी कि ड्रग के साथ मिली बाइंड होगा या नहीं होगा, ये पूरी हम यहाँ पे चेक करते हैं। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री विद एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री हमारी क्या होती है। देखो यहाँ पे ना कॉम्बी वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही है। तो ये हमको पूरी, देखो मैं बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक ड्रग है पूरा, ठीक है, तो एक ना इसकी बेसिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे A लगाया तो ये ड्रग अलग बन गया, मैंने यहाँ A की जगह B लगाया तो अलग हो गया, मान लो मैंने B लगाया यहाँ पे C लगा दिया तो अलग हो गया, मान लो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया तो अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमको एक कोर न्यूक्लियस मिल जाता है तो इसमें हम डिफरेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा के उसको अलग अलग कंपाउंड यहाँ पे बना सकते हैं। और यही हमारी होती है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। मान के इस केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हम एक कॉमन कोर से यानी कि एक कॉमन स्ट्रक्चर से हम यहाँ पे नंबर यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं एक साथ में, और इससे क्या होता है कि हमारी जो रैपिड ड्रग डिस्कवरी है ना वो यहाँ पे बढ़ जाती है और हम एक टाइम पे जो है मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अब देखो आपके मन में आना चाहिए कि मल्टीपल बना लिया इससे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल बना लिए, पूरे हमारे मल्टीपल बन गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी करते हैं HTS। अब देखो HTS की फुल फॉर्म आपको अभी बतानी, मैंने छुपा ली, तो HTS की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि HTS के अंदर क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 और मान लो कंपाउंड बना लिए, तो मैं यहाँ पे 1000 कंपाउंड नीचे रखूंगा और देन यहाँ करूंगा हर एक कंपाउंड में ऊपर से मशीन मतलब स्क्रीनिंग कलर वगैरह सब देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होगी और रिएक्शन होगी जिनका कलर चेंज हो गया है, जिसमें जो हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा वो हम देखेंगे और इसमें से मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो इसने और इसने अपना काम किया तो ये दो ड्रग हमारे एक्टिव और बाकी के हमारे बेकार है। इस तरह हम यहाँ क्या करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ अपने कंपाउंड बनाते हैं और उसके बाद उनकी HTC करते हैं, यानी आप बता ही देते हैं हाई थ्रूआउट स्क्रीनिंग करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम ऊपर से पूरी स्क्रीनिंग करेंगे और उसमें एक साथ में मतलब हम इतने यानी कि हजारों ड्रग की टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने यहाँ पे हजारों ड्रग बनाए उनमें से कौन कौन सा हमारा एक्टिव है, और जो हमारा एक्टिव होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। और इसी तरह आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एग्जाम्पल, तो जैसे ये आपको सारे ड्रग दिख रहे होंगे, तो जैसे सल्फोनामाइड है, देखो एक हमारा बन गया सल्फामीथॉक्साजोल, अब इसमें थोड़ा चेंज किया सल्फॉक्साजोल, फिर आपका सल्फामेथिजीन, फिर आपका सल्फाएथिटामाइड, फिर आपका सल्फावाइडिन, सल्फामीथॉक्साजोल, सल्फाडाइजीन,
पाँच में, तो कितने सारे ड्रग हमारे इसी से बने, यानी कि मेन हमारी सल्फोनामाइड की जो ये रिंग होती है, यानी कि यहाँ पे NH2 और यहाँ पे ये पूरा लगा होता है SO है, बस यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा और ये पूरा कंपाउंड हमारा बदलता रहता है, यानी कि ये ढेर सारे बनते रहते हैं। तो यही एक्चुअल में हमारी क्या होती है, पूरी कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री होती है और इसी के थ्रू हमारे ये हजारों कंपाउंड बनाए जाते हैं और ये पूरा होता है। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हमारा सॉलिड होता है, एक हमारा मतलब लिक्विड होता है, और ये इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में कि सॉलिड में क्या करते हैं कि हमारे इस तरह की एक सॉलिड पूरी फिल्म होती है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजन वगैरह माला हम ले लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा मेन कोर है इसको हम चिपका देंगे और जो हमारे सब्स्टिट्यूट है उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो उसके साथ काउंट हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या होगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, उसको वॉश वगैरह कर देंगे, तो जो बीच की हमारी ये जुड़ी हुई है तो यहाँ पे फिर से हम एक और कंपाउंड लगाएंगे और वो तो इस तरह हम जो है एक ही चीज़ है एक ही टाइम पे लगातार हम ढेर सारे जो अपने कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी सॉलिड फेज कॉम्बिनेटरी केमिस्ट्री क्या है, रिएक्टेंट हमारा अटैच हो जाता है एक सॉलिड सपोर्ट जैसे हमारा रेजिन वगैरह थे और मल्टीपल रिएक्शन हम यहाँ पे स्टेप बाय पूरा चलाते हैं और इसके बाद क्या होगा, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा क्लीव होता रहता है सब से और हमारी टेस्टिंग एक्टिविटी मतलब टेस्टिंग के लिए आगे जाता रहता है। तो इस तरह पूरा बनता रहता है, जैसे हमारा रेजिन बाउंड सिंथेसिस हो गया या हमारा पेप्टाइड सिंथेसिस हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेटरी केमिस्ट्री यानी कि लिक्विड फेज के बारे में। तो लिक्विड फेज में क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक तरह का लिक्विड लेंगे और यहाँ पे जो हमारा सॉलिड यानी कि कोर है मेन वो डाल देंगे और मेन कोर के बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अपने डालते रहेंगे और हमारी रिएक्शन यहाँ पे बनती रहेगी। तो यहाँ पे क्या है कि इन लिक्विड फेज कॉम्बिनेटरी केमिस्ट्री रिएक्शन आर कैरीड आउट इन द सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग सॉलिड सपोर्ट, यानी कि सॉलिड सपोर्ट नहीं लेते हैं। अब डिफरेंट रिएक्शन आर मिक्स इन सॉल्यूशन टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड, यानी कि हम डिफरेंट रिएक्टेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर में, जिससे हमको जो है अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होंगे। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको सेपरेट आउट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड टेक्निक जैसे फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से करेंगे और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे सॉलिड फेज सिंथेसिस हो गया या हमारा पैरेलल सिंथेसिस हो गया। बाकी देखो यहाँ पे जो HTs है इसके बारे में लिख दिया कि एक हमारी टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक साथ में, और इसमें से हमको ये पता लगाने के लिए कि कौन सा कंपाउंड हमारा एक्टिव होता है। तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट देखा जाए सारा का सारा इस पूरे मेडिकेम के बारे में। बाकी एक छोटा सा पार्ट ये कई बार आ जाता है मैक्रोलेड एंटीबायोटिक के बारे में। तो मैक्रोलेड जो एंटीबायोटिक है यूनिट सेकंड का पार्ट है, ये लार्ज लैक्टोल रिंग कंटेन करते हैं और ये मेनली हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। अब इनका काम क्या होता है, तो ये हमारा 50S राइबोसोम जो सब यूनिट जैसे हमारी एक ये होती है ये रही, तो 50S वाले पे जाके ये बाइंड करेंगे और वहां जाके इनहिबिट कर देते हैं हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को और ये मेनली हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काफी काम करते हैं और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उनमें हेल्प करें। इसमें एग्जांपल हमारा एजिथ्रोमाइसिन हो गया और एजिथ्रोमाइसिन हो गया। अब ये तो बहुत कॉमन आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब इसका स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये हमारी लार्ज इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है जो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इसी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। अब अगर कोई भी डाउट्स आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना भाई, लाइक आप बहुत कम करते हो, वीडियो को लाइक कर देना और भाई सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया हो। और बाकी आप बताओ अपना फीडबैक कमेंट करके बताना और इतने सारे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे वो आपको कमेंट करके बताने हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन बतानी है। बाकी यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।